चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वेलकम टू द चैनल क्वांट बार पंचाल एंड वेलकम टू द सेशन गाइस। तो भाई मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो भी आपने प्लानिंग्स की हो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे मेरे भाई। चलो, तो एज पर आवर प्लानिंग्स लास्ट हम लोगों ने किया था आरबीआई असिस्टेंट मेन से रिलेटेड, है ना, या आप बोल सकते हो जो भी क्लैरिकल मेन से रिलेटेड लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहता है उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। अराउंड 25 क्वेश्चन थे जिसमें आपके डीआई भी थे, है ना, कुछ अर्थमेटिक थे, एक अर्थमेटिक केस स्टडी भी हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक नहीं किया, अगर वो करना चाहते हैं, है ना, रेगुलरली इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं मेरे भाई, तो अलग से आरबीआई असिस्टेंट मेंस के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके क्लर्क मेंस लेवल या आरबीआई असिस्टेंट मेंस लेवल ऑफ डिफिकल्टी के ही क्वेश्चंस आपके हैं। ठीक है, तो आप वहां से सारे जितने भी अभी तक सेशन हुए हैं ना, सारे सीक्वेंस में आपके लगे हुए हैं, तो वहां से जाके आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ पीओ मेंस का करना है तो भाई उसके लिए अलग से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है डॉन 2026 के नाम से, जिसमें सारे रिलेटेड सेशन आपके एसबीआई से और आईबीपीएस पीओ मेन से ही रिलेटेड। ठीक है, और एक हमारी प्लेलिस्ट हो रही है भाई कंप्लीट क्वांट करके, जिसमें आपका वन शॉट से अर्थमेटिक के लगभग हम लोग, है ना, 85% टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। एक दो टॉपिक हमारे बच्चे होंगे, वो थोड़ा सा मैंने गैप लिया जानबूझ के, है ना, ताकि क्या है जो भी आपकी अर्थमेटिक अंडरस्टैंडिंग से जो भी हम लोग टॉपिक्स कर चुके हैं कम से कम आप वो इजिली डाइजेस्ट कर पाओ। ठीक है, तो आप देखोगे अराउंड 80-85% हम लोग वहां पे कवर कर चुके हैं। बाकी थोड़ा सा गैप लेके 10 या 5 दिन का और गैप लेके बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स है वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो अब आपकी चॉइस है ना, जो भी आपकी नीड रहेगी, जैसे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है कौन सेक्शन को लेके, है ना, और जो भी आपकी प्लानिंग है तो उसके अकॉर्डिंग आप सेशंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये रहा क्लर्क मेंस वाला जिसे बोल सकते हो आप, एसबीआई पीओ मेंस, और ये आपका कंप्लीट है ना, जिसमें हमने वन शॉट अर्थमेटिक के डीआई के, है ना, सारे सेशंस आप इसके इसके अंदर दिए हुए। ठीक है, इसका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो आपका मिक्स है ना, इसमें क्लर्क मेंस से हम लोग स्टार्ट करते हैं और एंड में पीओ मेंस मॉडरेट तक हम लोग उसको क्या कर देते हैं, वाइंड अप करते हैं। ठीक है, चलो, तो एज पर आवर प्लानिंग्स एक बार सेशन के बारे में थोड़ा सा बताया था। लास्ट अगर हमारा क्लर्क मेंस का सेशन था, तो आज हमारा जो सेशन होगा आपका एसबीआई और आईबीपीएस पीओ मेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आज का सेशन हमारा मिक्स्ड है, हम डीआई भी करेंगे, कुछ अर्थमेटिक्स करेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे आज के सेशन का ग्राफ में बोल सकता हूँ ऐसे जाएगा, है ना, मतलब स्टार्ट विद एन इजी, है ना, फिर आपका मॉडरेट और एक सेट आपका क्या रहेगा भाई, अब मॉडरेट। ठीक, तो स्टार्ट विद एन इजी सेट पहला जो है आई थिंक आपका बार ग्राफ प्लस टेबल है। इजी का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल आप देखो और हो जाए, मतलब एक एक बहुत लिटिल एफर्ट के साथ आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे, आप बोल सकते हो भाई एक एक मार्क्स का ये सेट हो। सेकंड आएगा आपका सेट, आपका आई थिंक एक मिक्सचर का एक क्वेश्चन होगा, इट्स ब्यूटीफुल एंड मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप उसको बोल सकते हो। थर्ड वन अगेन एज यूजुअल इक्वेशन फ्रेमिंग, या फिर आप अलजेब्रा या नंबर सिस्टम, जैसा भी आपको कंफर्टेबल है वैसे आप बोल सकते हो। इसे स्लाइटली ट्रिकी बोल सकते हो, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है, आप कहो तो इसको सिर्फ मॉडरेट में आप उसको काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा सेट प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, अगेन दैट इज अ ब्यूटीफुल सेट इन परफेक्ट लेंथ एंड परफेक्ट कॉन्सेप्ट, है ना, मॉडरेट सेट। या the last one you can say that a caselet, that is a wow set। wow set का मतलब ये डिफिकल्ट अब मॉडरेट बोलेंगे हम इसको, है ना। अब मॉडरेट का मतलब कोई भी डिफिकल्ट हम लोग भाई फोकस ही नहीं करते। अब मॉडरेट का मतलब ये होता है कि टेक अ पॉज, है ना, थोड़ा सा आपको उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मॉडरेट में तो अपने को पता है भाई ये है इक्वेशन फ्रेमिंग में अपना टाइम लगेगा, कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, मॉडरेट कॉन्सेप्चुअल होती है। इसमें थोड़ा सा अगर लॉजिकल है तो आपको नंबर सिस्टम या इक्वेशन फ्रेमिंग या कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं आपको उससे रिलेटेड थोड़ा सा पॉज करके आपको उसको फ्रेम में लाके आपको सॉल्व करना। ठीक है मेरे भाई, अभी तो फिलहाल यही है, बाकी इट डिपेंड, है ना, कि वीडियो ज्यादा लेंथी भी ना और बहुत ज्यादा लेट भी ना मिले, तो उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे। अगर एक आधा सेट अगर इसमें ऐड करना चाहूंगा तो कर लूंगा, अदरवाइज एटलीस्ट हम इतना तो आज के सेशन में भाई करेंगे। क्लियर है कहानी, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है आज के सेशन की। तो भाई अगेन एज यूजुअल आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, और देखो ये एक दो मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं पर्सनल भी, टेलीग्राम पे भी, यार क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, तो सबसे क्वेश्चन मीन्स के क्वेश्चन अगर आप ना टाइम नहीं दोगे तो नहीं होंगे, है ना, ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं होगी यार। अगर आप क्वांट सॉल्व कर रहे हो आपके क्वेश्चंस नहीं हो रहे, कई बार क्या होता है आपका माइंड एफिशिएंट वर्क नहीं कर पाता है ना, आप थके हुए हैं, कुछ और सेक्शन है, कुछ भी, फ्रेश माइंड से करो। और सबसे पहले आप ये देखो मेरे भाई कि ये सबसे बड़ी बीमारी है, अगर आप ये देख रहे हो ना क्वेश्चन कर रहे हो, अच्छा वीडियो सोल्यूशन साथ में रखा हुआ है,
एक ट्राई दिया नहीं हुआ, आधा अधूरा या ऐसे हुआ, आंसर चेक करा नहीं हुआ, ठीक है 10 सेकंड के अंदर अंदर आप सोल्यूशन देख लेते हो। एकदम से तुरंत सोल्यूशन देखने का मतलब पता है क्या, कितना ज्यादा डेंजरस है ये चीज। आप पहली बात क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझ रहे, दिमाग ही नहीं लगा रहे उसके अंदर, अच्छा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर सॉल्व नहीं होता, फिर आपका कॉन्फिडेंस, आपका क्या मेरा भी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा अगर मैं भी चीजों को ऐसे करूंगा। इस बात को आप लाइटली मत लो कि वीडियो सोल्यूशन आप तुरंत जो देख रहे हो वो सबसे ज्यादा ड्रॉबैक है। देखो टाइम लगता है, हर चीज में इंक्रीज होने में टाइम लगेगा ही लगेगा मेरे भाई। आप अगर आप ये सोच रहे हो, मान लो मैं अपने को ले लेता हूँ, ऐसे थोड़ी है कि हर क्वेश्चन मैं भी सॉल्व कर पाता हूँ, कई बार मेरा दिमाग एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता तो मैं मिस्टेक कर देता हूँ, या मैं कई बार अगर जल्दबाजी कर रहा हूँ, अच्छा यार मैंने तो क्वेश्चन खैर बनाया, मेरे पास सारे सोल्यूशन रहते हैं, मैंने ट्राई मारा, अच्छा नहीं हुआ, फिर मैंने एकदम से सोल्यूशन देख लिया, तो वो बहुत सीरियसली वेरी डेंजरस थिंग। टाइम लगेगा, एक दो अटेम्प्ट दो, लेकिन जब आपका आपका ना ग्राफ या आपको आदत पड़ जाएगी, साइकिल जब आपकी चलनी स्टार्ट होगी ना, तब आप देखो कितना ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और हर स्टूडेंट का एक ना एक सेक्शन, मेरे भाई इसे थोड़ा सा रब कर देता हूँ, थोड़ा सा बता ही देता हूँ मैं आज आपको, एक ना एक सेक्शन मॉडरेट होता है और एक ना एक सेक्शन थोड़ा सा अब मॉडरेट होता है। तो आप एनालाइज करो कि क्वांट आपका कैसा सेक्शन है। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ये सब बेकार की चीजें हैं कि 10 सेकंड की ये ट्रिक हो गई, ये कर लो, क्वांट इज स्कोरिंग और ये वो, यार स्कोरिंग है बट ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर यू एनालाइज, है ना। आपका बॉक्स क्या है, आप एज ए क्वांट को भाई मॉडरेट है, मेरा मेरा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं कर पा रहा, तो आप उस पोर्शन पे फोकस करो ना, फोकस करो ना, जो मिनिमम से मिनिमम चीजें आप कर पाओ, स्लाइटली अबव देन मिनिमम। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेशंस के इजी वाले पोर्शन, नंबर सीरीज हो गया, कुछ आपकी बेसिक रेशियोज एंड परसेंटेज हो गई, है ना। तो फोकस करो रेदर देन कि या यहाँ से ये वीडियो सोल्यूशन देख लिए, नहीं भाई आप मॉडरेट कर लो, डिफिकल्ट छोड़ दो, बिलो मॉडरेट कर लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट क्वेश्चन करो आप खुद से, तभी जाके होगा, वरना एज यूजुअल मैंने देखा है यार, मैं भी 12-13 साल मुझे भी हो गए इस इंडस्ट्री में, 90% स्टूडेंट की यही समस्या है कि अप्लाई ही नहीं कर रही वो चीज, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, देख लिया सोल्यूशन, अरे अच्छा है ऐसे, चलो मूव टू द नेक्स्ट। नहीं यार, आप यकीन मानो, एक डीआई अगर सेट में अच्छा सा सॉल्व कर रहा हूँ तो पूरा दिन खराब हो जाता है मेरा बनाने के अंदर, एक डीआई सेट बनाने के अंदर, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पीछे ना भाग के, कि कितने भी आप कम करो क्वेश्चन तब भी कोई मैटर नहीं करता, बट करो भाई आप खुद से, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, है ना। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया क्योंकि मेरे पास क्वेरीज आ रही थी, तो कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे, बट धीरे धीरे हो जाएंगे, बट इस बात पे यकीन करो, वीडियो सोल्यूशन मत देखो, टॉपिक का पहले आप अपनी फोकस करो कि भाई अगर मेरा कोई टॉपिक मान लो स्ट्रांग नहीं है या वीक है, या मेरे पास उसको बेसिक आइडिया नहीं पता, तो बेसिक आइडिया नहीं पता पहले उसको थोड़ा सा बेसिक स्ट्रांग करो, प्री के 2-4 क्वेश्चन कर लो, थोड़ा सा टॉपिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, फिर धीरे धीरे क्लर्क मीन्स के आप करने स्टार्ट करो, फिर जाके आप लेवल को इंक्रीज करिए, ठीक है। चलिए, तो एक देखो छोटा सा प्लान हम लोगों ने किया ₹99 का, अगर आपको लगता है कि आपकी मेरी फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है, ये जो भी प्रयास मैं इस चैनल पे कर रहा हूँ इन वीडियो से माध्यम से, अगर आपको लग रहा है कि क्वांट में, है ना, चीजें बेहतर हो रही है, तो आप ₹99 का वन टाइम पेमेंट कर सकते हो। चाहो तो आप इस वाले क्यूआर कोड से कर लीजिए, चाहे आप उसको स्कैन कर लो या लिख लो, ये यूपीआई आईडी है, तब जाके वन टाइम पेमेंट कर सकते हो। तभी आप करना जब आपको लगे कि हाँ भाई कंफर्टेबल है, अब हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं पेमेंट करूंगा या करूंगी कि हाँ भाई मेरी फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है, हम लोग डायरेक्टली चैनल को इसको फॉलो कर, ठीक है। 3 कमेंट होते हैं भाई हमेशा, हर वीडियो के नीचे देख लेना, हमेशा बोलता हूँ, पहला पीडीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे मैं पिन कर देता हूँ। सेकंड आपका है टेलीग्राम चैनल्स के लिंक, अगर आप चाहो तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, है ना, आप भी मैसेज कर सकते हो, कोई भी समस्या कोई भी डाउट है तो ग्रुप ज्वाइन के कर सकते हो। चैनल में सिर्फ और सिर्फ मैं ही आपको मैसेज कर सकता हूँ, आप मैसेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो भी पीडीएफ का होता है वैसे तो मैं ग्रुप में भी डाल देता हूँ, चैनल में भी डाल देता हूँ भाई, कमेंट पे भी पिन कर देता हूँ यूट्यूब पे, तो वो इतना कोई खास मैटर नहीं है, बट क्या है कि आपको मिलना चाहिए, आप ग्रुप ज्वाइन करो या न करो, नहीं भी करोगे ना तो इसमें क्या है कि यूट्यूब के पहला जो कमेंट होगा आप वहां से पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। थर्ड आता है अगेन यूपीआई आईडी, मान लो अगर आप ये वाला पोर्शन अगर आप स्किप करके देख रहे हो, नहीं पहुंचा आपके पास, मैं भी स्किप करके देखता हूँ भाई वीडियो, तो सिंपल सी चीज है, आप ये वाला यूपीआई आईडी थर्ड कमेंट पे होता है, आप कॉपी पेस्ट करो या लिखो, तो तब ₹99 का पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चाहो तो आप इस वाले लिंक से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, चैनल का नाम क्वांट बाय अरुण पांचल क्यूपी, ग्रुप का भी, टेलीग्राम ग्रुप का भी, और टेलीग्राम आपका चैनल, ठीक है मेरे भाई। चलो तो स्टार्ट करते हैं ना, थोड़ा सा आज बताना जरूरी था, एक दो क्वेरी थी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में 5 या 7 मिनट बता दी। चलिए, तो एज यूजुअल मैं आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी बता चुका हूँ, स्टार्ट विद इन इजी सेट, ठीक है, सीधा डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देयर आर 4 एडटेक प्लेटफॉर्म, 4 प्लेटफॉर्म मुझे दिए हुए हैं, पीक्यूआरएनएस,
हर एक ईच प्लेटफॉर्म हैज टू टाइप ऑफ फैकल्टीज, क्वांट फैकल्टी और रीजनिंग फैकल्टी। देखो सिंपल बाइफरकेशन है ना, स्कूल ले लो आप, कोई भी स्कूल ले लिया, उसमें बॉयज गर्ल है, फिर मेल एंड फीमेल आ जाएगा, है ना, या बॉय एंड गर्ल आ जाएगा, है ना। कोई कंपनी ले लिया, दो डिपार्टमेंट है पी एंड की, उसमें मेल एंड फीमेल, या इट इज समथिंग लाइक मैनेजर एंड नॉन मैनेजर्स होता है, फिर मेल मैनेजर्स, फीमेल नॉन मैनेजर्स। तो बाइफरकेशन तो सेम है, बस नाम बदला है इसका, ठीक है। तो अगर आप देखो चार्ट में क्या दिया हुआ है, टेबल में क्या दिया हुआ आगे, और नोट्स में मुझे क्या दिया, ठीक है। तो पहले जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। The chart given below shows the difference between the quant faculty and total faculty as a percentage of total faculty in a platform। ठीक है, अब देखो कितना ज्यादा बेफजूल का एक लाइन है, स्ट्रेट सा मतलब है, टोटल में से अगर आप क्वांट घटाओगे और अपॉन टोटल के रेस्पेक्ट में परसेंटेज दी, और टोटल में से अगर क्वांट घटा दूंगा, टोटल फैकल्टी क्या है, क्वांट प्लस रीजनिंग है, टोटल में से भाई क्वांट हटाओगे तो रीजनिंग आएगा ना। इसका मतलब क्या है, रीजनिंग ओवर टोटल का परसेंटेज, यानी अगर प्लेटफॉर्म में पी लेता हूं तो सिंपल उसमें 80% ऑफ द टोटल फैकल्टी रीजनिंग की होगी, क्वांट की 20% ऑफ द टोटल फैकल्टी, ठीक है। तो ये अपने को परसेंटेज दिया हुआ है किसका, रीजनिंग फैकल्टी का। क्लियर होती है कहानी। अगर इसमें 75 रीजनिंग है तो इसमें 25 आपका क्या होगा, क्वांट होगी। इसमें 90% फैकल्टी अगर रीजनिंग की है तो बाकी बची 10% क्या हो जाएगी, आपकी क्वांट। अब अगेन है ना, क्वांट भी और रीजनिंग में भी दोनों में मेल एंड फीमेल होगा, इसमें भी मेल एंड फीमेल होगा। इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं फीमेल क्वांट फैकल्टीज, जेड वाई, एक एग्जैक्ट नंबर है वाई आर से रिलेटेड, और ये 2 जेड, ठीक है। एस के बारे में मुझे नहीं पता, एस के बारे में क्या दिया हुआ है इसमें, वो आप पढ़ लीजिए एक बार। द रेशियो ऑफ द क्वांट फैकल्टी टू टोटल फैकल्टीज इन प्लेटफॉर्म में, सर यार सिंपल दे दिया इसमें 3/20, क्वांट का और टोटल का 15% क्वांट फैकल्टी होगी किसमें, प्लेटफॉर्म एस में, तो रीजनिंग फैकल्टी टोटल का कितना हो जाएगा, 85%। क्लियर। वाई से देखो, वाई की वैल्यू निकलवा ली, नंबर ऑफ क्वांट फैकल्टीज इन एस इतना परसेंट ऑफ टोटल फैकल्टी इन एस, तो 15 है ना, क्वांट फैकल्टी तो 15 मुझे दी हुई है। ये किसका है, 2y माइनस 15% ऑफ द टोटल, तो ये भी आपका टोटल का 15% है एस की, और ये भी आपका टोटल का, कैंसिल आउट किया है ना, दिस इज 2y इक्वल टू 30, y की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी 15। एक वेरिएबल मुझे मिला y, है ना, बाकी स्ट्रेट डाटा है, कुछ निकालने को कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन अगेन इसके वही कंडीशनल हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो y का वैल्यू पुट करो, 15 दूनी 30, तो यहाँ पर दो एग्जैक्ट नंबर्स मुझे मिल गए, ये z प्लस 5 एंड ये 2z, z अभी मुझे नहीं पता। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बार बार मुझे पेपर स्लाइड चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है मेरे भाई। चलो तो क्वेश्चन आप देखो, देखो प्लेटफॉर्म एस की ही बात कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म एस अभी अभी आपने देखा है, पहले लिख लो, है ना, कंफ्यूजन ना हो। क्वांट है टोटल का 15%, रीजनिंग जो आपको दिया हुआ है वो है टोटल का 85%, या आप रेशो से कर लो, 3 और 20 करके कर लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें मेल एंड फीमेल होगा, इसमें भी आपका मेल एंड फीमेल होगा। सबसे पहले आप देखो एस में क्या एग्जैक्ट नंबर्स मुझे दिया हुआ है, फीमेल दी हुई है इन फॉर्म ऑफ जेड, फीमेल क्वांट फैकल्टी 2z, आप लिख दो, ये आ गई फीमेल क्वांट फैकल्टी, दिस इज 2z, ठीक है। क्वांट मेल क्वांट फैकल्टीज इज 50% ऑफ द फीमेल क्वांट फैकल्टीज। अभी कुछ भी नहीं पता मुझे कर क्या रहा हूँ, मतलब करना क्या है, क्वेश्चन सीधा सीधा लिख लो, इजी है। 2z है, मेल जो हो जाएंगे इसका आधा हो जाएंगे, दिस इज 3z, है ना, आई मीन दिस इज जेड, जेड ये हो गया, 2z ये 15% वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। अगर आप रेशो में देखोगे तो क्वांट इन रीजनिंग का जो रेशियो है, दिस इज 3:17, टोटल जो यूनिट्स आ रही है वो मेरे पास 20 आ रही है। While the total number of female faculties is 12z, find the ratio of male quant faculty to female reasoning faculty। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो क्वांट का अगर तीन तीन यूनिट है, तो क्वांट का और इसका, तो इसका मेल और फीमेल का तो इसने रेशियो दिया था 50%, भाई 3 यूनिट की वैल्यू 3z है, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17z। क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल फीमेल्स जो इसने दी हुई है मेरे को, वो कितनी दी हुई है, यानी क्वांट फैकल्टी की फीमेल्स प्लस रीजनिंग फैकल्टी की फीमेल्स, है ना, वो तो इसने मुझे 12 जेड दे दी, तो इसका मतलब 12 में से 2 जेड गए, सिंपल जेड आ गया। जेड लेते भी ना तब भी काम चल रहा है, 10 यूनिट में ले लो, 10x ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फीमेल रीजनिंग आ गया 10x, ठीक है। टोटल ये फैकल्टी थी अपने पास 17x, तो मेल रीजनिंग फैकल्टी कितनी की, 17 में से 10 चला गया, दिस इज व्हाट 7। क्लियर। मांग कह रहा है मेल क्वांट टू मेल रीजनिंग, मेल क्वांट कितना है जेड, मेल रीजनिंग कितना है 7z, कैंसिल आउट, द रेशियो इज 1:7, ओके। ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, और डुएबल है, इजी में आप इसे काउंट करें। नेक्स्ट आप आओ, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसमें थोड़ा सा आपको काम करना है, अगेन देयर इज अ मल्टीपल इन समथिंग लाइक दिस,
और प्लेटफॉर्म पी पे पहले आओ, प्लेटफॉर्म पी क्या बोलता है, 80% तो रीजनिंग है और Z+5 फीमेल वाला दिया हुआ है, ठीक है। पहले आप इसमें लिख लो, है ना, क्वांट का ये है, रीजनिंग का ये आ गया मेरे भाई। इसमें था 20% है, 80% अगर रीजनिंग है, मेल फीमेल आप लिख लो, ठीक। फीमेल क्वांट मुझे दिया हुआ है, दिस इज व्हाट इन द टर्म ऑफ जेड, यानी Z+5, ठीक है। लेट मी चेक अगेन, Z+5 ही है ना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ फीमेल क्वांट फैकल्टीज इज थ्राइस ऑफ द नंबर ऑफ मेल क्वांट फैकल्टीज। भाई फीमेल क्वांट फैकल्टी जो है वो इसका ट्रिपल दी हुई है ना, तो मेल क्वांट फैकल्टीज का अगर आप थ्राइस कर दोगे तो वो Z+5 की वैल्यू देगा, तो मेल क्वांट कितना आ जाएगा, Z+5/3, या Z+5 वाला पंगा अगर बाद में भी ले लोगे ना तब भी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी, बट हम लोग तो सीधे सीधे मैथड से कर रहे हैं ना। तो एक मेल क्वांट फैकल्टी Z+5 डिवाइडेड बाय 3 है ना, इन फॉर्म ऑफ जेड आ गया मेरे पास, ठीक। अब बोल क्या रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रीजनिंग फैकल्टीज इन पी, रीजनिंग निकालना है। जेड इज अ मल्टीपल ऑफ 20 एंड लेस देन 100, है ना, तो जेड पे अपने को काम करना है। अब ऑप्शन भी देखो, एक से ज्यादा भी पॉसिबल है ना, तो स्ट्रेट है, बस थोड़ा सा मल्टीपल्स पे काम कर। सबसे पहले तो आप ये देखो, टारगेट क्या करना है मुझे, रीजनिंग फैकल्टी पे समझना है ना, और जेड मेरे पास एक ऑप्शन है जिसकी मैं कुछ वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, जो 20 का मल्टीपल। देखना जरा, ये 1/3 था, ये 1 है, तो दिस इज मैं लिख सकता हूँ ना कि जो क्वांट फैकल्टीज है, जो टोटल का 20% आपको दी हुई है, उसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है मेरे भाई, उसकी वैल्यू है 4/3 टाइम्स ऑफ Z+5। मुझे रीजनिंग फैकल्टी निकालनी है, इसका 4 टाइम्स ही तो करूंगा। अगर मैंने इसका 4 टाइम्स कर दिया तो दिस इज व्हाट, दिस इज 16/3 टाइम्स ऑफ Z+5। ब्यूटीफुल। अब क्या मैं ये एग्जैक्ट नंबर निकाल पा रहा हूँ, अब समझो कितना आसान है भाई। ये तो मुझे पता है ना कि Z+5 शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 से डिविजिबल होना ही होना चाहिए ना, क्यों, फैकल्टीज जो होनी चाहिए इट शुड बी अ मल्टीपल, है ना भाई, पॉइंट्स में तो पॉसिबल नहीं है। अब जेड की क्या क्या वैल्यू लोगे यार, 100 से कम है, 20 ले सकता हूँ, 40 ले सकता हूँ, 20 का मल्टीपल 60 ले सकता हूँ, 80 ले सकता हूँ। कहने का मतलब है जेड को 20 पुट करो, 40 करो, जिसपे 3 का मल्टीपल आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, वो पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी, खत्म। भाई 20 मैंने रखा, 20+5 25, क्या 25 मल्टीपल है, नहीं है, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 40+5 45, हाँ 45 अगर आता है तो मल्टीपल है, 16/3 मल्टीप्लाई बाय 45, 3 का ये कितना हो जाएगा 15, 16 इंटू 15 भाई कितना होता है 240, एक पॉसिबिलिटी तो है। अगला देखो 60+5 65, क्या 65 3 का मल्टीपल है, नहीं है भाई। 80+5 85, 85 क्या 3 का मल्टीपल है, नहीं। एक ही पॉसिबिलिटी आपकी सेटिस्फाई कर रही है, सिंपल। तो टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा 240, सिर्फ और सिर्फ 240 ही आपका सेटिस्फाई करेगा। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नन ऑफ दिस। क्लियर है, ठीक है। तो थोड़ा सा मल्टीपल वाला इसने काम करा लिया, बस थोड़ा सा अपने को ध्यान से करना है, ठीक। चलो, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या बोलता है, पहले प्लेटफॉर्म आर पे आप आ जाओ, आर का क्या बोल रहा है। आर में क्या सिनेरियो 75 और 90 है, ठीक है। अगेन पहले आप इसके ना वो लिख लो क्वांट का, और ये आ गया आपका रीजनिंग का, ठीक है। इसमें है 10% ऑफ द टोटल, 90 है, 1:9 का रेशियो लिख लो, मेल फीमेल एंड मेल फीमेल। एक एग्जैक्ट नंबर था, कौन सा था, 75 है फीमेल क्वांट, ठीक है। ये फीमेल क्वांट का जो एग्जैक्ट नंबर है ना वो आपका 75 है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, क्लियर। अब आप आ जाओ भाई, बोल क्या रहा है, द रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल फैकल्टीज इज 3:2, टोटल मेल एंड फीमेल है, परसेंटेज से करो, रेशियो से करो। मान लो टोटल फैकल्टी जो भी थी 100% थी ना, मेल एंड फीमेल 3 और 2 का रेशियो है, तो मैं लिख सकता हूँ ना 60% ऑफ द टोटल, ये 40% ऑफ टोटल। अब 3 और 2 से ही क्यों नहीं कर रहा मैं, रेशियो से क्यों नहीं कर रहा, परसेंटेज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ परसेंटेज में डाटा लिख दिया। इसको 1 और 9 कर लो, तब आप कर लेना 3 और 2 से मैनेज करके, तब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया, 100 से अगर मैं कर रहा था परसेंटेज, तो मैंने परसेंटेज कंटिन्यू रख लिया। रेशियो ऑफ द फीमेल रीजनिंग फैकल्टी टू द मेल इज 7:11। अब देखो इसका तो डायरेक्टली दे दिया ना, कौन सा वाला, पहले फीमेल मेरे पास कितनी है रीजनिंग में 7 है, और मेल कितने 11, 7 और 11 कितना हो 18 यूनिट, ये 18 यूनिट 90% के बराबर दी है ना, तो 18 का कितना आ जाएगा 5% आ जाएगी एक वैल्यू, क्लियर है। तो मेल वाला जो पोर्शन था 5 सत्ते 35 और 11 पंजे 55, 55% जो, तो आई मीन जो है वो आपकी क्या है, मेल रीजनिंग फैकल्टी। 7 पंजे कितना हुआ 35, है ना। अब इसका कनेक्शन कैसे मिलेगा, मांग क्या रहा है, द टोटल नंबर ऑफ रीजनिंग फैकल्टीज इन,
मेरे को एग्जैक्ट नंबर फीमेल क्वांट का दिया हुआ है, अगर इसमें से फीमेल क्वांट का मुझे नंबर और परसेंटेज का कनेक्शन मिल गया तो मैं निकाल लूंगा। ये 55 ये 35, अब देखना जरा ध्यान दो, टोटल मेल कितने हैं, 60% ऑफ द टोटल है ना, जिसमें से 55% अगर रीजनिंग फैकल्टी है तो बच्ची 5% क्या होगी, मेल फैकल्टीज होगी जो क्वांट की होगी। फीमेल देखो ये 40 है, 35 अगर इसमें है तो भाई 5% इसमें होगी, सिंपल सी चीज है। इसका मतलब क्या हुआ, दे आर इन द 1:1। 5% की वैल्यू आपको 75 दी हुई, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 15। टोटल कौन सी फैकल्टी मुझसे मांग रहे हैं, रीजनिंग फैकल्टी। रीजनिंग फैकल्टी टोटल कितना दिया हुआ मुझे, 90%। तो 90% की आप वैल्यू निकाल लो भाई। 1% की वैल्यू 15, 15 निम्न में 135 होता है। 1350 इज द करेक्ट चॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हो गया, इजी में आप उसको काउंट करेंगे। क्लियर, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सेट आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या बोलता है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मॉडरेट डुएबल ऑफ आपका मिक्सचर्स का। ठीक, vessel P contains 500 ml of pure milk, 320 ml of pure milk is withdrawn and distributed equally in vessel Q and R। रुक जाओ अभी, है ना, आराम से कर लेते हैं। ये वेसल पी थी जिसमें से 1500 मेरे पास क्या है, ध्यान रखिएगा, दिस इज ओनली मिल्क। मैंने क्या किया, इसमें से 320 निकाल लिया। ठीक है, और फिर वेसल क्यू और वेसल आर में मैंने इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या मतलब है, आधा आधा मिला होगा ना इक्वली, 160 और ये 160 इसमें आ गया। बट ध्यान रखना मिल्क एंड मिल्क ही दिया हुआ है। नाउ ZML वाटर एंड YML वाटर एडेड टू वेसल क्यू एंड आर। अब ध्यान रखिएगा, इसमें ZML वाटर आ गया और इसमें YML वाटर। ठीक है, when the contents of the vessel Q and R are added back to vessel P, the concentration of milk in vessel P becomes 70। यहाँ पे रुक गया, देखो कितना आसान था। इसको इसको अगर एक बार हम लोग पढ़ लेते ना तो ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। समझ के देखना जरा भैया, यहाँ से मैंने कुछ उठाया, दोनों में बांटा, फिर उसके बाद इन दोनों को वापस से इसमें डाल दिया, तो मिल्क तो 1500 ही रहा ना। अब वाटर जो था वो एक्स्ट्रा हो गया मेरे पास, एक्चुअली में वाटर निकल कर आया जो इन दोनों में मैंने डाला था, तो फाइनली ये तो 1500 ही रहने वाला है। मिल्क का कंसेंट्रेशन वेसल में 75% हो गया, पहले 100% था, प्योर मिल्क था। अब मेरे पास कंसेंट्रेशन भैया 75 हो गया, तो दिस इज व्हाट सिंपल ना, 75% अगर वैल्यू ये है तो दिस वैल्यू मस्ट बी 25%, है ना। तो क्या क्या रेशियो आएगा मेरे पास, दिस इज इन 3:1 रेशियो। तो कैन आई से जो टोटल वाटर मैंने ऐड किया होगा वो 1/3 होगा, 1500 का 1/3 कितना हो गया मेरे पास, दिस इज 500, सिंपल। तो Z+Y मैं निकाल पाया, हाँ ठीक है भाई, 500 ml मैंने पानी इसके अंदर ऐड किया होगा। ये तो मुंह जबानी वाला काम था, कुछ नहीं करना था इसके अंदर। ठीक है, ये कहानी क्लियर होती है। अब आप आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, और शायद हम लोग कुछ नहीं निकाल सकते इसके अंदर। ठीक है, at the contents of vessel Q and R mixed together instead of adding back to vessel B, the concentration of milk in the mixture is less than 40%। अब समझना पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है, वो ये बोल रहा है कि आप जब क्यू एंड आर को वापस पी में ना डालने की बजाय इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, तो समझना जरा, पहली स्टेटमेंट का यहीं पे लिख रहा हूं मैं, भैया इन दोनों को मिक्स करोगे तो टोटल मिक्सचर क्या आएगा, टोटल ये मिल्क तो इतना ही रहेगा ना, 320 ही है ना। दिस इज मिल्क, वाटर कितना आता है, Z+5। क्लियर है, अगर वाटर मेरे पास Z+5 है तो Z+5 500 तो मैं निकाल चुका ना। इसका मतलब दिस इज व्हाट, मिल्क, और ये आ रहा है वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क मांग रहा है, तो ये 320 है। समझना टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 500 300 800 यानी 820 हो गया। मिल्क का कंसंट्रेशन 40% से कम होगा, हाँ ये 320 है। अगर नीचे 320 ओवर 800 होता तब जाके 40% बनता ना, ये तो 820 से ज्यादा है, तो इसका मतलब दिस इज वेरी श्योर दिस वैल्यू मस्ट बी लेस देन 40%। ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ऑप्शन जो है स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर है ना, बिल्कुल इजी है, कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ Z+Y इज ग्रेटर देन 250 ना, ग्रेटर देन 250 नहीं है, एक्चुअल एवरेज जो इसका है वो इज इक्वल टू 250 आपका। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। If the difference between the amount of mixture in Q and R is 300 ml, अब ध्यान रखना डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ, देखो मिल्क तो सेम है ना इसमें, अगर थर्ड स्टेटमेंट देखोगे मिक्सचर समझ लो भाई 160 प्लस जेड ये था, एक बार कंफ्यूजन है तो लिख के देख लिया करो। इन दोनों का गैप की बात कर रहा है, अब ये नहीं पता ये वाला ज्यादा होगा या ये वाला ज्यादा होगा, मे बी इट इज Z-Y। कितना कितना गैप दिया हुआ है इसने, 300,
या मे बी इट इज y माइनस जेड इज इक्वल टू 300, ठीक है। तो y माइनस जेड और y प्लस जेड सम इसका मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो दो वैल्यू निकल कर आएगी ना, खुद सोच रहे हो ना आप, दो वैल्यू निकल कर आने वाली है ना, ठीक है। तो एग्जैक्ट नंबर निकाल पाओगे आप कि तो टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर इन वेसल क्यू इज 560, ठीक है। अगर आप समझ लो भाई दो वैल्यू का सम आपको दिया हुआ है ना 500 समझने के लिए, हालांकि आपको इसे देख के रॉन्ग कर देना चाहिए, ठीक है। और एग्जैक्ट नंबर मेरे निकलेंगे ना, दो वैल्यू आएगी, दोनों का गैप आपको 300 दिया हुआ है, इसका मतलब एक वैल्यू तो होगी 400, एक वैल्यू होगी 100। क्यू की बात कर रहा है, क्यू में मिल्क तो 160 है, अगर आप इसे 400 रख दोगे वाटर इसके अंदर तो 560 आ जाएगा। अगर इसमें वाटर मैंने 100 रख दिया मेरे भाई तो 160 प्लस प्लस 100 यहाँ पर कितना आ जाएगा 260, तो दो वैल्यू आई ना। व्हाट इज सेड डेफिनेटली करेक्ट, तो डेफिनेटली करेक्ट तो नहीं है ना, दो पॉसिबिलिटी बन रही है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। समझने के लिए मैंने दो वैल्यूज आपकी निकाल दी, क्लियर हुआ। तो ये छोटा छोटा सी जो पॉइंट है डिफरेंस, यानी कौन सा ज्यादा होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए ये नहीं पता अपने को, ठीक है। हाउ कैन यू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू, तो ओनली वन इज द करेक्ट चॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ये सॉरी भाई हिंदी में एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था तो मैंने उसको नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ, ठीक। अब देखो अगेन, है ना, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है ये, मॉडरेट ट्रिकीनेस में आप देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, है ना, आराम से 3 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, हो सकता है एक आधा थोड़ा सा और लेंदी कर दे तो उस टाइप का, वो बात नहीं है यार, दो लिए मैंने 3 लिए वो मैटर नहीं करता, बट कॉन्सेप्ट आप देखो, 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल सी चीज दी हुई, ठीक है। दिस इज जेड स्क्वायर प्लस एन एम जेड, ए एंड बी आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर आप इसको सॉल्व करो यहीं पे, है ना, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, दिस इज जेड स्क्वायर माइनस एम जेड प्लस एन इक्वल टू 0। सेकेंड वाली को लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, अंडर रूट ऑफ 16 वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 वाई, 4 के कितना हो जाएगा भाई 12, तो दिस इज माइनस 12 वाई प्लस के इक्वल टू 0। वेरिएबल देखो m है, ठीक है। चलो n और k, अब n और k से रिलेट ये वाली इक्वेशन मुझे दी हुई है ना, अभी मैंने पढ़ा भी नहीं है, समझना। व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन, दिस इज के स्क्वायर माइनस 3n, है ना, ये कांस्टेंट है, इसका कोफिशिएंट ऑफ k हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके जो रूट है 2 है, a बड़ा रूट है b छोटा रूट है ना, तो दिस इज व्हाट a इज लेस देन b, और यहाँ पे क्या है इसका बड़ा रूट डी है, तो सी इज लेस देन डी, सिंपल है जो ऑर्डर होता है, ए मेरा क्या है छोटा रूट हो गया, इसका छोटा रूट कौन सा है सी, इतना ध्यान रखेंगे, इतना मुझे दिया हुआ है, तो मैं व्हाट कैन आई डू इन दिस क्वाड्रेटिक, सिंपल सी एक बात समझो, है ना भाई, के और एन, दिस इज व्हाट के एंड दिस इज व्हाट एन, समझना। के और एन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है मुझे, दिस इज द इन्फॉर्मेशन, अभी मैंने ये पोर्शन नहीं पढ़ा, समझना, मैं सिर्फ सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं थर्ड इक्वेशन को देखूं, अरे ये तो के और एन ये वही तो इक्वेशन है भाई, अगर एन को 1 मान लोगे, दिस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसमें तो कोई फैक्टर करने वाली बात ही नहीं है ना, इसको तो फैक्टर 1 और 2 ही आएगा मेरे पास, दिस इज व्हाट 2n स्क्वायर, इसके फैक्टर क्या आएंगे, ये वही तो इक्वेशन है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, बट क्या है वहां n की फॉर्म में दिया हुआ है n स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट n, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे 2 और 1, है ना, तो 2 और 1 है, मतलब इसका जो फैक्टर आया k की जो वैल्यू है, दिस इज n एंड 2n, इसके फैक्टर करने की तो जरूरत नहीं है ना, 2n स्क्वायर है तो इसका फैक्टर भी करो, चलो कर लो यार, माइनस का 2n और माइनस का n, ठीक है। k की दो वैल्यू आई, या तो k आप देखो n ये दियो k, या तो आप n पुट करोगे या आप 2n पुट करोगे, यही तो दो चीजें पुट कर पाओगे। यहाँ पे आपका थोड़ा सा ट्रिकीनेस वाला पार्ट है, जिसे आपको दो पॉसिबल वैल्यू से चेक करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि k और 2n का पंगा एक्चुअली में दिया क्या हुआ है आपको, k को एक बार आप n पुट करके देखोगे, k को एक बार आप 2n पुट करके देखो, अब इनके रूट्स में क्या रिलेशन दिया हुआ है वो इस वाले नोट से आप पढ़ो, all three given roots are natural number, ठीक है। स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज सेम एज स्क्वायर रूट ऑफ द स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 2, रुक जाओ पहले एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर मैं चेक करूंगा अभी, है ना, आई एम जस्ट टेकिंग इट, इसे n और 2n बाद में करते हैं, पहले इसके अब रूट्स देख लो, ठीक है। तो ये समझ में आया कि मैं हाउ टू इनिशिएट दिस सेट, मैंने इसको ऐसे इनिशिएट किया, ये n है k है ना, अब k की दो वैल्यू रखूंगा, या तो n या 2, ठीक। नाउ कम टू दिस पॉइंट, क्या स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन, जो जो बोलता जा रहा है लिखते चले जाओ, दिस इज द स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन, दिस इज व्हाट a, लिसन, है ना, स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू द
स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन, सेकेंड जो स्मॉलर रूट आपका सी, ठीक, ये कंडीशन है. While the larger root of equation 1 is the product of the smaller root of both equation. Larger root of equation 1 कितना है? B, which is same as क्या? The product of the smaller root of both equation. दोनों equation के root का product है smaller का. तो भैया A smaller है और यहाँ पर C smaller है. ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा अभी. अब इतनी सारी झंझट दिया हुआ है, दिमाग में पहला पॉइंट यही तो आएगा यार, A C का रिलेशन है B, तो कुछ भी करेंगे हम. लाइक ए स्क्वायर किया इज इक्वल टू सी, है ना, इसको एक चीज में कन्वर्ट कर लो, बी की वैल्यू ए इंटू सी है, तो सी की तो वैल्यू ए स्क्वायर आ गई ना, तो ये कन्वर्ट हो गया ना. इसका अगर स्मॉलर रूट देखोगे, दिस इज व्हाट, दिस इज ए स्क्वायर. क्लियर. अब आप आओ बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए इंटू सी. सी को तो आप क्या पुट करने वाले हो? ए स्क्वायर. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? दिस इज ए इंटू ए स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू ए. अब ध्यान से देखो, मेरे पास इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन के जो रूट्स है ना, वो a एंड a क्यूब हो गए. दूसरी वाली इक्वेशन के रूट क्या हो गए? c की वैल्यू तो a स्क्वायर है, d मुझे नहीं पता. ठीक है, अब आप आओ इस वाली इक्वेशन, इन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ रूट n है, या तो इसको n रखोगे या 2n रखोगे, यानी ये k की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट या तो इसका n आएगा या मेरे पास कितना आएगा? 2n आएगा. क्लियर होती है कहानी? इज इट क्लियर टू यू? ठीक है. अब अगर आप ये देखोगे मेरे भाई, समझो, है ना, मैं सिर्फ यही दो चीज कर रहा हूं, इसको आप लिख लो, कोई कंफ्यूजन है ना. इफ k इक्वल टू n, सिर्फ इतना कर रहा हूं मैं, k को पहले n पुट करके देख रहा हूं. अगर k को n पुट किया तो दोनों इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ द रूट यहां पर भी n हो जाएगा, यहां पर भी n हो जाएगा. समझ रहे हो? तो क्लियर है ना. अगर k को n पुट किया तो इस वाली इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट n है, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट n है. तो समझना जरा, पहली वाली इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट आ रहा है a रेज टू द पावर 4, a मल्टीप्लाई ए क्यूब. दूसरी वाली के प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएंगे? ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी. डी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? ए स्क्वायर की इक्वल आ जाएगी. ब्यूटीफुल. एलिमिनेट करोगे. क्यों एलिमिनेट करोगे? दिया तो हुआ है मेरे भाई व्हाट, ए स्क्वायर की वैल्यू सी है, डी की वैल्यू अगर आपने ए स्क्वायर कर दी, इसका मतलब इस वाली इक्वेशन के, सेकंड वाली इक्वेशन के दोनों रूट आपके पास क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे. विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल ना, पॉसिबल ही नहीं है वो. क्यों? क्योंकि इसने तो दिया है ना सी शुड बी अ लेसर रूट. क्लियर हो गई कहानी? ये एक आप इसे ट्रिकी पॉइंट बोल सकते हो, जिसे मैंने बहुत आराम से आपको समझा दिया ताकि कंफ्यूजन नहीं. क्लियर है? तो के को आप एन पुट करने वाले नहीं हो, के को आप क्या पुट करने वाले हो? 2n. तो इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, अब यहाँ पर आप लिखोगे दिस इज व्हाट 2. तो एक बार साफ तरीके से लिख देते हैं. फर्स्ट इक्वेशन थी जेड स्क्वायर माइनस एम जेड प्लस एन की कितनी वैल्यू है? एन को तो इसको ऐसे ही रहने दो. नेक्स्ट इज व्हाट, दिस इज वाई स्क्वायर माइनस का 12y प्लस 2n. यहाँ पर यह प्रोडक्ट ऑफ रूट आप देखो 1 एंड इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना, इसका डबल कर दो, इस वाले इक्वेशन का आ जाएगा. तो ट्वाइस ऑफ ए रेज टू द पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी. तो एक रूट जो आया इस इक्वेशन का, दिस इज व्हाट 2a स्क्वायर आ गया. आप देखो कितनी अच्छी चीज हो गई हमारे लिए. सारे के सारे जो रूट्स आए ना इक्वेशन के, पहली के ए एंड ए क्यूब, सब आ गया मेरा ए की फॉर्म में. ये आया था ए स्क्वायर, ये वाला रूट आ गया मेरे पास 2a स्क्वायर. क्लियर. अब एक न्यूमेरिकल नंबर है 12, सम ऑफ द रूट निकाल सकते हो ना, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर. ए स्क्वायर एंड 2a स्क्वायर दो रूट है. नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, तो इसको लिख भी लो इक्वेशन को, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको. तो ये क्वेश्चन थी मेरे पास वाई स्क्वायर, समझना, दिस इज व्हाट वाई स्क्वायर माइनस का 12y प्लस का 2n इक्वल टू 0. इसके जो रूट्स हैं ए स्क्वायर एंड ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, इसके डबल, 2 और 1 की रेशियो में तो दिया हुआ है. पहली वाली इक्वेशन है वो जेड स्क्वायर माइनस एम जेड प्लस एन इक्वल टू 0. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया? 2n हो गया. सम ऑफ द रूट क्या, एग्जैक्ट नंबर मुझे 12 दिया हुआ है, तो सम से आप निकाल सकते हो एक. बाई सम ऑफ द रूट किया, दिस इज 3a स्क्वायर इक्वल टू 12. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4. ए की जो वैल्यू है वो प्लस का मेरे को 2 देगी और माइनस का मेरे को 2 देगी. बट ये ध्यान रखना, ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे, है ना, ए क्यूब है मेरे पास, है ना. आप देखो अगर ए को नेगेटिव रखोगे ना तो ए नेगेटिव नहीं होगा. हाँ, यहाँ से भी पता चलेगा क्यों. ऑल 3 इक्वेशन आर नेचुरल नंबर दिए हुए हैं रूट्स, इसका मतलब ए का मतलब है नेगेटिव वाली वैल्यू आप हटा. तो क्लियर होगी कहानी. पहली वाली इक्वेशन के रूट कितना है? 2, 2 का क्यूब यानी 8.
सेकेंड वाली क्या था, ए स्क्वायर एंड 2a स्क्वायर, दो का स्क्वायर कितना है 4, इसका कितना आ जाएगा 8। फंटास्टिक सेट, क्लियर है कहानी। तो अब आप आओ एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट को। 8 दूनी 16, एन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 16 के बराबर निकल कर आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, काम हो चुका है अपना, इतनी मेहनत कर ली है। आसान तो मैं नहीं बोलूंगा इसको, मॉडरेट बोलूंगा, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, पहले वाले से पहले तो बिल्कुल ही इजी में आप कंसिडर करो, इसमें थोड़ा सा आपको काम करो। ठीक है, तो आई होप अब इसमें कुछ भी नहीं रहा है ना, जो वेरिएबल्स है जो इक्वेशन है क्या क्या है, सबसे पहले अब लिख लो भैया। पहले इक्वेशन के रूट तो भैया 4 8 है, नहीं 4 8 नहीं है, पहले इक्वेशन है 2 है, 2 का क्यूब 8, इसका 4 हो गया, इसका 8। सम ऑफ द लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1 एंड सेकंड, लार्जर रूट ऑफ 1 ये हो गया, सेकंड ये हो गया, 8 प्लस 8 कितना आया 16। स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 का स्मॉलर रूट कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल दो रूट आएंगे ना इसके, है ना, इसके कितने कितने दो कौन से रहे, अच्छा एन और 2n आया तो था यार, एन एन दिस इज वन, एन की वैल्यू तो 16 है, 16 ये है और 32 ये है, दो वैल्यू आएगी 16 और 32। इसका मतलब इस वाली क्वांटिटी की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, बोथ आर इक्वल। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, सिंपल सा है मेरे पास। ठीक है, विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन ट्रू, है ना। तो भैया पहले 4 8 ये ए और बी की वैल्यू, नहीं यार बार बार मैं 4 8 क्यों कर रहा हूँ भाई, दिस इज ए बी, दो दो का क्यूब 8 एंड सी एंड डी दिस इज 4 एंड 8, एन की वैल्यू 16। ठीक है, अब कर लो, बी इक्वल टू डी आ रहा है, बी इक्वल टू डी है लार्जर, हाँ जी। एच की तो कितने मर्जी बना लो, क्वेश्चन बच गया, वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास एफर्ट नहीं है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एच सी एफ ऑफ बी एंड सी माइनस डी, बी 8 है ना, और सी माइनस डी करना, इन दोनों का गैप 4 है, इन दोनों का एच सी एफ क्या होता है, मतलब कॉमन मल्टीपल 4 आ रहा है, 4 एच सी एफ यानी ट्वाइस ऑफ ए, यानी 2 टाइम्स ऑफ ए, हाँ जी इसका एच सी एफ 4 है, और जो 2a के इक्वल है, ये भी करेक्ट है। क्यूब रूट ऑफ बी इज सी, क्यूब रूट ऑफ बी करेक्ट नहीं यार, 8 का अगर आप क्यूब रूट करेंगे तो 2 आएगा ना, 2 मतलब a, दिस इज नॉट इक्वल टू सी। फर्स्ट एंड सेकंड इज द, देखो यार ये कर लेना, ये मैंने जल्दबाजी में फर्स्ट थर्ड नहीं ठीक तो है, अच्छा ये फर्स्ट थर्ड है, सेकंड थर्ड है, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है ना, ऑप्शन डी है। क्लियर, चलो देखो सीरीज आपको दे दी है ना, तो उसका पैटर्न आप देखो भाई, ए सी, ए बी सी और डी क्या था, दो दो का क्यूब 8, ये 4 है, ये मेरे पास 8 है, तो ये 2 आया, सी की वैल्यू कितनी है 4, बी प्लस 3 8 और 3 कितना आ गया 11, 5 टाइम्स ऑफ डी माइनस 3, 8 पंजे 40, 40 में से 3 गया 37, ये 4 टर्म है, मुझे निकालना क्या है सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ द सी, यानी ये वाली वैल्यू निकालनी है। 4 तिया 11 तिया 33, 33 4, 4 तिया 4 दूनी 8, देखो बन रहा है मेरे पास, मैंने इधर से पता लगाया है ना, मैं थोड़ा सा भाई 2 से 4 तो ठीक है, बहुत सारी प्लस माइनस हो सकती है, अगर आप इधर से देखोगे दिस इज इनटू 3 प्लस 4, 11 तिया 33 प्लस 4 37, इधर से देखोगे 4 दूनी 8 प्लस 3 कितना हुआ 11, तो इधर से देखो, देखो 2 3, इसे आप एक करो इनटू 1 प्लस 2, क्लियर है, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, अगला क्या आना चाहिए इनटू 4 प्लस 5, अगला इंटू 5 प्लस 6 आ जाए, क्लियर है। तो 37 की मल्टीप्लाई आप 4 से करो भाई, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 148 और 5 153 होता है। लेट मी चेक, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, आराम से कर लेते हैं कोई बात नहीं। 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 13 14, 148 प्लस का 5, ठीक है जी 153, 153 का मल्टीप्लीकेशन 5 से करो, फिर 6 से, 15 पंजे 75, तो 750, तो ये हो गया भाई 15 और ये 6, ये हो जाए, ठीक है। तो कितना आ गया मेरे पास 750 और 15 781 आ जाएगा ना, 15 6 21, ठीक है 781 इज द करेक्ट चॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन। मांग क्या रहा है, द सम ऑफ द डिजिट है, ठीक है 7 प्लस 8 प्लस आप 1 कर दो, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। ठीक, तो बात वो नहीं है, क्वेश्चन शायद बहुत आसान लग रहे होंगे, क्वेश्चन तो भाई आसान होंगे ही ना, हो सकता है इसने कुछ और थोड़ा सा मांग लेता, रिमाइंडर विमाइंडर यूनिट डिजिट, यार क्वाड्रेटिक के तो आप देखो कम से कम 30-35 सेट कर चुके हैं अब तक हम, सिर्फ नंबर सिस्टम का, और वो छोड़ दो जो मैंने वन शॉट में कराए हैं, मतलब ये रैंडम जो हम मिक्स बैग लेते हैं, कोई भी एसबीआई पेमेंट्स का सेशन है तो उसमें नंबर सिस्टम क्वाड्रेटिक से रिलेटेड आपका एक सेट होता ही, ठीक है।
बहुत सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं क्वाड्रेटिक में, नंबर सिस्टम में, अलजेब्रा में, ठीक है। तो चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज एन इजी क्वेश्चन, है ना, इसे आप क्लर्क में भी 1 मार्क्स का यूज कर सकते हो, ये इजी में आपका काउंट होगा। दो इक्वेशन दी हुई है जेड एंड वाई, ठीक है, ये एक इक्वेशन दी है मेरे पास, लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज द ओनली रूट ऑफ इक्वेशन सेकंड, इसका लार्जर रूट मुझे नहीं पता, स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज 4। आप देखो इस इक्वेशन का एक रूट तो भैया 4 दिया हुआ है ना, और दूसरा रूट सम ऑफ द रूट ऑफ देखोगे 36/3 आ जाएगा भाई, बी ओवर ए होता है ना माइनस बी ओवर ए, तो सम ऑफ द रूट तो इसका 12 है, एक रूट इसका 4 दिया हुआ है, तो दूसरा रूट कितना आ जाएगा इसका 8। क्लियर। m की वैल्यू निकालना चाहो निकल लो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट को रिप्रेजेंट करता है 16m/3 c ओवर ए, 8 इंटू 8 इंटू 4 ये हो जाएगा 8 चौक 32, 16 का 2 टाइम्स m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। क्लियर, m तो मेरे पास निकल गया। अब इक्वेशन इस वाली पे हो, ये इक्वेशन y में दी हुई है, द लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज द ओनली रूट ऑफ इक्वेशन 2। लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1 कितना है मेरे पास 8 दिया, ध्यान रखना 1.5 टाइम्स ऑफ 8 माइनस n का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर। m की वैल्यू कितना है 6, 6 का स्क्वायर कितनी है भाई 36 से निकालने की इसकी वैल्यू है n की निकाल लो, 15 × 120, 12 माइनस n, अगेन देयर इज अ पंगा प्लस एंड माइनस का, ठीक है, 15 × 120, 12 माइनस n, ये लिया प्लस का 6 ले लो या माइनस का 6 ले लो, n कितना आ जाएगा भाई 12 में से 6 का एक बार 6 आ जाएगा, 12 और 6 कितना आ जाएगा एक बार, दो वैल्यू आएगी n, ठीक है, n या तो 6 आएगा या मेरे पास कितना आएगा 18। तो ऑप्शन में देखो भाई यार मैंने दोनों वैल्यू लिख दी, 6 भी लिख दी 18 भी लिख दी, ठीक है। चलो तो मुझे आई थिंक ना आप इसे लास्ट में ऐसा कर लो, है ना, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक यार ऑप्शन लिखने में हो जाती है, रियली सॉरी फॉर दिस, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, लास्ट को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, है ना, तो कहने का मतलब है दो वैल्यूज आएगी, एक में मत पिक करना, 18 भी आएगा और इसका सी भी आएगा, यानी 6 भी आएगा इसके पास, ठीक है। तो मोर देन वन ऑप्शन आप करेक्ट बोल सकते हो, ऑप्शन ई इज द करेक्ट चॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। चलो जी, दैट इज अ सुपर ब्यूटीफुल। सुपर ब्यूटीफुल का मतलब क्या है, मॉडरेट लेंथ का क्वेश्चन है, मॉडरेट कॉन्सेप्ट है और विद इन टाइम लिमिट में होने वाला सेट आपका दिया हुआ, ठीक है। थोड़ा सा अजीब तरीके से दिया हुआ है ना, आप इसको ना पहले पढ़ेंगे ना आप, तब जाके आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो दिया क्या है, एक बार हम उसको पढ़ते हैं। There are 6 bags PQRS and TU. Each bag contains some red balls and some white balls. दो टाइप की बॉल है, 6 बैग। The number of white balls in bag P is Z and each subsequent bag in alphabetic order. The number of white balls is Y more than that in the previous bag. समझो पहले इस बात, देखो बैग कितने हैं मेरे पास P, Q, R, S, T एंड D। अल्फाबेटिक ऑर्डर तो यही हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें बैग Z है, सॉरी व्हाइट बॉल्स का दिया हुआ है कुछ, है ना, व्हाइट बॉल P में अगर Z है इन ईच सब्सिक्वेंट बैग इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, यानी अब अगर आप Q पे आओगे, है ना, तो उसमें कितनी व्हाइट बॉल होंगी, पिछले वाले बैग से Y ज्यादा हो जाएंगे, तो दिस इज व्हाट Z प्लस वाई। इसमें कितनी बॉल्स होंगी, इस वाले से Y ज्यादा हो जाएंगी, दिस इज Z प्लस 2Y, Z प्लस 3Y, Z प्लस 4Y एंड Z प्लस 5Y। कैन आई से अगर ये पोर्शन कैसे दिया हुआ है इसने, सिंपल, ये नहीं बोल सकता था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है व्हाइट बॉल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब तो इसका यही निकला ना, तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज तो नहीं हुई ना इसके अंदर, आपका देखने का नजरिया है कि भाई मुझे ये पता चल गया कि कांस्टेंट गैप चल रहा है, वाई वाई का गैप है, फर्स्ट टर्म मेरे पास जेड है और जो कॉमन डिफरेंस है वो मुझे वाई वाई का दिया हुआ, तो दिस इज सो सिंपल। अब मुझे समझ में आ गया, अच्छा व्हाइट बॉल्स जो हैं वो बैग में मेरे पास क्या होंगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इंक्रीजिंग पी से लेकर यू तक। अब आप जेड का इस्तेमाल करो, वाई का इस्तेमाल करो, इक्वेशन बनाओ, या सिंपल आप अंडरस्टैंडिंग से करो, अच्छा एपी है गैप सेम है, जेड वाई आप खुद लिख लोगे, वो आपकी चॉइस। क्लियर है कहानी। चलो अब द चार्ट शोज, ये तो कितना क्लियर हो गया ना, दो टाइप की बॉल है, या तो रेड होंगी या व्हाइट होंगी। द चार्ट शोज द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन क्यू एस एंड यू। भाई इसमें रेड बॉल 60 है, इसमें एस में 70 है, इसमें एग्जैक्ट नंबर से होंगे, इसमें कोई मतलब रीडिंग वाली बात नहीं है, इसके अंदर डाटा एग्जैक्ट। अब बैग यू के बारे में क्या दिया हुआ है, when 140 white balls from bag P are transferred to U, then the probability of picking the white ball from bag U becomes 66.66%। ध्यान से देखना,
बैग यू की बात कर रहा है, इनिशियल कुछ रेड बॉल्स होंगी, कुछ व्हाइट बॉल्स होंगी। बैग यू में ग्राफ से देखा रेड बॉल्स तो इनिशियल 100 है, डब्ल्यू मुझे ये नहीं पता। मैंने कुछ बॉल्स ऐड करी, कितनी 140 व्हाइट बॉल आ गई इसके अंदर। अब व्हाइट बॉल कितनी हो गई, डब्ल्यू प्लस 140, रेड तो उतनी रहने वाली है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग है ना, प्रोबेबिलिटी पिकिंग है व्हाइट बॉल फ्रॉम क्यू, भाई व्हाइट बॉल आ गई 2/3 है ना, ये रेशियो ही तो है प्रोबेबिलिटी का, तो बस नाम ही तो यूज किया है। सिंगल बॉल में तो रेशियो होता है ना, ये टोटल अगर 3 बॉल है तो जिसमें से रेड व्हाइट कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएगी। टोटल 3 है तो भैया रेड कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना, 1 है। अगर ये 1 यूनिट मेरे पास 100 है तो टोटल 3 यूनिट यानी टोटल बैग के अंदर बॉल कितनी होंगी, 300। अगर ये बॉल 100 है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली बॉल्स कितनी होंगी, 200। ये 200 कब आई होंगी, जब आपने 140 ऐड किया, दैट मींस इसमें जो व्हाइट बॉल रही होंगी वो इनिशियल कितना रहा होगा, 60। तो इसमें इतना समझाने वाली बात तो थी नहीं, आप इसको मुंह जबानी भी इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। इस वाले पोर्शन पर रेशो का सिंपल सा यूज है, ठीक है। अब मुझे क्या पता चला इस वाली 60 से, यू में व्हाइट बॉल्स है, दिस इज जेड प्लस 5y इज इक्वल टू 60। समझना, यानी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी 6th टर्म मुझे 60 दी हुई। क्लियर है, ठीक। चलो जी, तो अब आ जाओ, इसके अलावा मैं इसमें और कुछ नहीं निकाल सकता है ना। अगर आप देखोगे इस सेट में कुछ नहीं है, जो पॉइंट था वो ये था, एपी में दिया हुआ है जेड एंड वाई को आप कैसे डील करोगे। एक एग्जैक्ट डाटा मेरे पास निकल गया, क्या, यू में रेड बॉल्स 100 है वो दिया हुआ था, और यू में ही व्हाइट बॉल्स आप देखेंगे 60। टोटल बॉल देखोगे बैक के अंदर 160 मुझे दी, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन क्या क्या दिया होगा। टोटल बॉल्स इन बैग Q R M while in bag S R N, find the difference between N। हटाओ इसको, Q and M, सॉरी Q और S के बीच में टोटल बॉल्स मुझे निकालना है ना, दोनों के बीच में बैक बॉल्स मुझे पता चल जाएंगी। द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन Q इज 50% मोर देन दैट ऑफ व्हाइट बॉल्स। रेड बॉल जो Q के अंदर है वो 50% दी हुई है व्हाइट बॉल्स की। तो बैक Q में तो मुझे आई थिंक, आप देखो रेड का एग्जैक्ट नंबर मुझे किस किस का दिया हुआ, रेड बॉल Q में मुझे 60 दी हुई है, समझना। पहले क्यू का देखोगे, क्यू में रेड 60 है ना, जो आपका 50% ज्यादा होगा किससे, व्हाइट से। तो व्हाइट बॉल्स कितनी हो जाएंगी मेरे पास, 2 यूनिट। भैया 2 का 20 करोगे, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। यानी बैग क्यू में मेरे पास व्हाइट बॉल्स तो आ गई भाई 40। क्लियर। अब देखो व्हाइट बॉल आ गई 40 क्यू में। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो एक तरीके से सेकेंड टर्म जो है जेड प्लस वाई की वैल्यू तो आपको 40 दी हुई है ना। तो आप ये देखो ना, सेकेंड टर्म 40 है, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स टर्म मुझे 60 दी हुई है। तो इसका मतलब जो कॉमन गैप होगा वो तो 5-5 का होगा ना भाई। गैप देख लो ना, कितनी टर्म है, 1 2 3 और 4, 4 टर्म का गैप है, डिवाइडेड बाय 4 यानी 50 आ जाएगा। सीधा सीधा कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन है तो ऐसे कर लो। क्लियर है ना। व्हाइट बॉल कनेक्टेड है जेड प्लस वाई से, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, हालांकि लिखने वाली बात नहीं है भाई। जेड प्लस वाई जो है वो तो मैंने व्हाइट निकाल ली ना, 40 आ गई। अगर जेड प्लस वाई 40 है, एक इक्वेशन ऑलरेडी बनी हुई है, जेड प्लस वाई वाई इक्वल टू 60। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ना, तो फिर फायदा क्या हुआ मेरे अर्थमेटिक डेफिनेशन, प्रोग्रेशन की डेफिनेशन को समझने का, अगर मुझे इक्वेशन इस्तेमाल करनी है तो। समझ रहे हो, ये तो कि कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना, तो इसलिए लिख दिया। बट दिस सिंपल ना, जैसे गैप ऑफ 20 हाउ मेनी टर्म्स इज गैप, अर्थमेटिक है ना, तो भाई गैप तो मेरा 4 टाइम्स 4 हो जाएगा ना, 4 का गैप हो जाएगा, डिवाइड कर लो, ठीक है। 5y यहाँ भी तो यही करूंगा, ये तो कांस्टेंट टर्म ही है, सेम है। 4y की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी भाई, 5 की। अगर y की वैल्यू 5 है तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35, ठीक है। तो बैग P Q R S T U ना, समझने के लिए लिख रहे हैं। इसमें 35 व्हाइट बॉल है, 40 है, 45 है, और उसमें कितनी है, 50। एस में 50 व्हाइट बॉल है, एस में रेड बॉल तो आपको दी हुई है, इसमें रेड बॉल कितनी है, 70। 50 बॉल अगर इसमें आ गई, 70 इसके अंदर रेड हो गई, तो इस बैग में एस में टोटल बॉल तो भाई 120 हो गई ना, ठीक है। और क्यू में टोटल बॉल 60 और 40 को तो पहले से इसने दिया हुआ है। 60 तो हम लोग निकाल चुके ना, रेड इसमें 60 है, बस पंगा तो व्हाइट व्हाइट का था ना, ठीक है। तो दिस इज 60 प्लस 40 व्हाट, दिस इज 100। इस बैग में कितना है, 120, दोनों का गैप मांग रहा है, तो 20 इज द करेक्ट चॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। मॉडरेट ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक।
चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कौन सा क्या बोल रहे हैं भाई, इसे भी देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए रेड बुल बोल रहा हूँ यहाँ मैं। Probability of picking a red ball from bag P is 120% more than the probability of picking a white ball from the bag S. ठीक है जी, P and S का दिया हुआ है। Probability of picking a red ball from bag P is 80%। समझ लो है ना, फाइंड द वैल्यू Z and Y वही निकालना है। रेड बॉल का ही अगर आपको मेरे को व्हाइट बॉल अगर पता चल जाती है ना, तो इसमें कॉमन डिफरेंस और ये सारी चीजें पता लग जाएगी। सबसे पहले इक्वेशन लिखो, यानी बैग क्यू के अंदर मेरे को व्हाइट बॉल 60 है इनिशियल। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बैग पी में 4/5 है। ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो 120% ज्यादा है, समझना। ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये एस में व्हाइट बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, उससे ये ज्यादा है। कितना परसेंट ज्यादा है? 120% ज्यादा। 120% का मतलब कितना हो गया? 220%। फ्रैक्शन कितना हो गया? 11/। तो व्हाइट बॉल एस में अगर 11/5 कर दो तो 4/5 आ जाएगा। सर रेशियो ही तो दिया हुआ है, सिंपल। तो बैग एस में व्हाइट बॉल का रेशियो आ गया 4:11। ये टोटल बॉल होगी, ये मेरे पास व्हाइट होंगी। तो भैया रेड तो मुझे एग्जैक्ट नंबर दियो, तो रेड बॉल कितनी होगी? रेड एंड व्हाइट का आप देख लो, 7 और 4 का रेशियो दिया हुआ है एस के अंदर मुझे दिया हुआ है। तो एस के अंदर अगर आप देखोगे, इसके अंदर एग्जैक्ट रेड मुझे कितना है? रेड 70 दिया हुआ है। अगेन वही डाटा आ गया 110। अच्छा इसमें 120 था पहले, 70 ये आ गया, 40 ये आ गया ना व्हाइट। अब इसे सॉल्व करने की जरूरत है क्या आपको? एस टी एंड यू। एस में बॉल से व्हाइट्स 40, यू में तो ऑलरेडी मुझे पता है 60। तो इसमें कितनी होनी चाहिए? 50 ही तो होनी चाहिए टी में। इन दोनों का गैप कितना है ना? तो एक ही तो टर्म है, आधा आपको करना है। यानी मेरे पास कितना होगा? 20 का आधा, यानी वाई की वैल्यू तो मेरे पास 10 हो गई। वाई की वैल्यू भी 10 है और जेड की वैल्यू भी 10 आ गई। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो वो तो मैंने आपको पहले बता दिया, क्वेश्चन फ्रेम करके लिखो। बाकी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही चल रहा है भाई। इट्स एवरेज ऑफ डेफिनेशन ऑफ एवरेज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप बोल सकते हो। ये क्या देता मुझे? ये 5y है, 4y है, 3y देगा। दिस इज जेड प्लस 3y। ये कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। सॉल्व करो दोनों को। दिस इज 2y इक्वल टू 20, y की वैल्यू 10 है। अगर y की वैल्यू 10 है, पुट कर दो तो z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 10। ठीक है, निकालना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 3z प्लस 19। तो z एंड y तो दोनों तो इक्वल है ना। 3 इंटू 10 प्लस 19 इंटू 10 ही आ जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा? 220 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन। ठीक है, चलो लास्ट क्या बोल रहा है? 3 क्वेश्चन का सेट है, दो मार्क्स के क्वेश्चन है। इन बैग ए, बैग ए, बैग ए कहां से आया भाई? बैग पी और क्यू का तो नहीं दिया हुआ इसमें। द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज 60% रिजल्ट ऑफ बैग बी। हाँ नहीं ठीक है यार, अच्छा ठीक है। पी क्यू आर एस टी यू बैग अलग है, ए और बी नए वाले बैग आ गए। ठीक है, बैग ए में जो रेड बॉल्स है 60% लेस होगी बैग बी से। ठीक है, एक रेशियो दिया हुआ बैग ए और बी का। नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बैग बी, बी के अंदर रेड जो आपका दिया हुआ है इज हाफ ऑफ द व्हाइट इन बैग यू इनिशियली। बैग यू में इनिशियली व्हाइट तो 60 है ना, जो हम लोगों ने निकाला है अभी। बैग यू में जेड प्लस वाई है 60 है, उसका आधा अगर आप कर दोगे तो बैग बी में रेड बॉल्स हो जाएंगे। तो 60 का अगर मैं आधा करता हूँ, इट विल गिव्स मी 30। समझना। अब द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज 60% लेस देन दैट इन बैग बी। ठीक है, बैग बी में जो बॉल्स आएंगी, नहीं, the number of red balls in bag B is half of the number of white balls in bag B के अंदर रेड आ गई, and the number of red balls is 60% less than that in bag B। ठीक है जी, तो A में जो रेड आया है ना, वो इस 30 का 60% कम कर दो, है ना, तो इसका मतलब 40%। ये 12 बॉल तो इसके अंदर भाई रेड हो जाएगी A के अंदर। दीज आर द रेड बॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट आउट द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इन बैग है। ठीक है, A के अंदर व्हाइट आपको निकालना है। 2 more than 10% of the number of red ball in bag S। रेड बॉल इन बैग S, S के अंदर रेड कितना दिया हुआ है? 70 दिया हुआ। ठीक है, तो 10% ऑफ 70, 7 और 2 कितनी बॉल्स हो गई? ये 9 हो गया व्हाइट बॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 व्हाइट बॉल्स फ्रॉम द बैग। अब 2 का निकाल लिया, बस यहाँ पर आपको बोल सकते हो एनसीआर आपको पता होना चाहिए, ना भी पता हो तो सिंपल बेसिक फ्रैक्शन से भी कर लो। ठीक है ना। टोटल बॉल अगर देखोगे बैग है में 12 प्लस 9 21 हो गई। इसकी व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी मान 9C2 ओवर 20 1C2। सिंपल, सिर्फ एक्सपेंड करना है आपको। 9 इंटू 8
21 एंड 20, 4 का 2 टाइम, 4 का 5 टाइम, 3 का 7 टाइम, 3 का 3 टाइम, 3 दूनी 6, 7 पंजे 35, 6/35 इज द करेक्ट चॉइस ऑफ दिस। क्लियर है? ठीक है, तो उम्मीद है भाई, है ना, ये सेट भी आपका मॉडरेट है। चलो अब नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट जो है मोस्ट ब्यूटीफुल सेट ऑफ टुडेज सेशन। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ बस, है ना। चलो तो भाई अब नेक्स्ट आ जाओ, ये आपका केसलेट है एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेट ऑफ टुडेज सेशन। ठीक है, रीजन क्या है, इसमें ना थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना, डाटा थोड़ा सा एनालाइज करोगे आप, है ना, तो उसके बाद थोड़ा सा आपको वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। एज यूजुअल जो आपका सिग्नेचर पैटर्न होता है, चाहे वो आप लॉजिकल डीआई बोल दो, या आप नंबर सिस्टम से रिलेटेड चीजें बोल दो, या इक्वेशन से बोल दो, या रेशियो से बोल दो। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखोगे इस सेट का जो जो वेटेज है ना, इट वाज लाइक कि भाई ये 10 मार्क्स का तो बनता ही बनता है, यानी पांच क्वेश्चन तो इसमें मिनिमम, मिनिमम क्या है, 5 4 5 तो आप मान के चलो, 8 से 10 का बनता ही बनता है। ठीक है, चलो तो एक बार ना वॉइस का देख लूं। ठीक है, हाँ, एक सेकंड रुको। ठीक है भाई, चलो पहले इसको पढ़ो, है ना, एक्चुअली में दिया क्या है पहले आप देख लेते हैं, डाटा क्या क्या इसमें दिया है, बाइफरकेशन क्या क्या है। दो लाइब्रेरी हैं, टू लाइब्रेरीज, एंड वी हैव बुक्स इन देयर थ्री सेक्शन, फिक्शन, नॉन फिक्शन, एकेडमिक्स, एग्जिस्टिंग बुक ऑफ ईच टाइप इज ईच लाइब्रेरी इज डिस्टिंक्ट। ठीक है, देयर आर 60 एग्जिस्टिंग बुक का मतलब क्या हो गया कि कुछ पुस्तकें जोड़ने के बाद यह संख्या, प्रत्येक पुस्तकालय प्रत्येक प्रारंभिक पुस्तकों की संख्या अलग अलग जुड़ी। ठीक है, आप समझो पहले इस सेट को एक्चुअली में क्या है, देयर आर 60 एग्जिस्टिंग बुक्स इन ए एंड आफ्टर एडिशन ऑफ सम बुक्स द रेशियो ऑफ टोटल बुक्स टू द एग्जिस्टिंग बुक्स बिकम्स 4:3। देखो एक्चुअली में क्या है कि दो लाइब्रेरी मुझे दी हुई है, लाइब्रेरी ए, लाइब्रेरी बी है, सो समझना आ जाए। ठीक है, तीन टाइप की बुक्स हैं इसके अंदर, फिक्शन है, नॉन फिक्शन दिया हुआ, और आपके पास अकेडमिक्स है। ऐसे ही आपकी लाइब्रेरी बी में होगी। ठीक है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, और आपका अकेडमिक्स है। अब इनिशियली लाइब्रेरी में ना कुछ नंबर ऑफ बुक्स होंगी हर टाइप की, है ना, लाइक इनिशियली मेरे पास हर टाइप की कुछ ना कुछ नंबर ऑफ बुक्स होंगी। सिनेरियो क्या है कि इन तीन कैटेगरी की बुक्स में, है ना, और बी में भी, ए में कुछ बुक्स आपने ऐड की है, तो इनिशियल को इसने बोल रखा है लेकिन एग्जिस्टिंग, है ना, समझना लैंग्वेज भी कोई अगर दिक्कत आती है, जैसे मुझे दिक्कत आ रही थी एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है, टोटल की बात करें, तो मैंने आपको यहाँ पर हिंदी में पढ़ लिया। ठीक, अब समझना टारगेट क्या है अपना, निकालना क्या है मुझे, कुछ इनिशियल बुक्स होंगी उस पर टारगेट करना है, वो डाटा है, कितनी कितनी बुक्स ऐड की होंगी, कोई भी बुक रिमूव नहीं हो रही है, मतलब इस लाइब्रेरी में से आप बुक को रिमूव नहीं कर रहे, हटा नहीं रहे, या तो आप ऐड ही करे जा रहे हो, है ना, ऐड ही कर सकते हो, इसमें रिमूव नहीं कर सकते, ये पॉइंट लिख लेना अगर नहीं है तो, वैसे टोटल अंडरस्टूड है। एडिशन की बात हो रही तो अपना टारगेट समझ में आया क्या है भाई, टोटल इनिशियल कितनी थी, कितनी ऐड की है, अब ऐड करने के बाद कितनी हो गई, टोटल कितनी थी, फिर ऐड की, ऐड करने के बाद कितनी हो गई, तो ये अपना टारगेट है। तो आप समझ रहे हो ना, लाइब्रेरी ए में इनिशियल बॉक्स कितनी थी, तीन टाइप की, वो निकालना है, ऐड कितनी कितनी की है, अगर कुछ निकल पा रहा है तो एग्जैक्टली सबका निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा वो भी एक अलग पॉइंट है, फिर टोटल इन सब में कितना है। ठीक है, ये इस टाइप का आपको सिनेरियो आपका दिया होगा। ठीक है, तो चलो तो वन बाय वन अब मुझे ये तो पता चल गया ना कि भाई मेरे पास जो 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 मुझे बनाना है, जो मुझे करना काम है, वो क्या दिया। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करो, है ना, जो भी डाटा दिया हुआ है वन बाय वन, जैसे हम हमेशा से केसलेट को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो भाई, इसके टेबल बनाओ सबसे पहले, है ना, ए की इनिशियल बुक्स कितनी थी, बी में कितना कितना था, मैं अलग अलग टेबल बना रहा हूँ, ए के लिए एंड बी के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना दिस इज ए इनिशियल, में इसको लिख देता हूँ, या इसको ई से डिनोट कर लेते हैं, एग्जिस्टिंग। फिर ए मतलब ए लाइब्रेरी में बुक्स मैंने कितनी ऐड की होंगी। ठीक है, लास्ट वाला जो पॉइंट आता है ए का फाइनल, या ए को आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, टोटल। ठीक, पहला हो गया फिक्शन, सेकंड आप लिख लो भाई नॉन फिक्शन, और थर्ड पॉइंट आएगा एकेडमिक्स, और फिर यहां पर हम लोग लिख रहे हैं फाइनल टोटल। ठीक है, ऐसे आप भाई बी के लिए बना लो, बी का एग्जिस्टिंग हो गया, बी में कितना ऐड किया है वो आप देख लो, बी का फाइनल ऐसे रिप्रेजेंट कर लो। ठीक,
फिक्शन है, ध्यान रखना, फिर नॉन फिक्शन है, और फिर आपका अकेडमिक्स है, और फिर फाइनल वाला जो बॉक्स है वो आपका टोटल का दिया, ठीक है। चलो अब देखो वन बाय वन आप ना, इंपॉर्टेंट क्या है कि इस सेट को ना वन बाय वन इन्फॉर्मेशन जैसे हम एज यूजुअल सॉल्व करते हैं ना, पहले मैं सारी इन्फॉर्मेशन लिख लूंगा, बाद में अगर रेशो है किसकी भी जरूरत पड़ेगी तो उस टाइप का मैं उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलो तो अब अपने को ये क्लियर हो गया, एग्जिस्टिंग बुक ऑफ ईच टाइप इन ईच लाइब्रेरी इज डिस्टिंक्ट। ध्यान रखना इनिशियल बुक्स जो होंगी ना, फिक्शन, नॉन फिक्शन, एकेडमिक्स, यहाँ पर फिक्शन, नॉन फिक्शन, एकेडमिक्स, ये 6 नंबर मेरे पास सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मैच नहीं करना चाहिए कोई सा, ठीक है। चलो there are 60 existing books in A and after the addition of some books the ratio of the total books to existing books has become 4:3। अब सिंपल है, ठीक है भाई, एग्जिस्टिंग बुक्स मेरे पास 60 थी, यानी ये आ गया, 3 पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है 60, कुछ बुक ऐड करी आपने, ऐड करने के बाद आपके पास रेशो कितना हो गया, यानी वो 4 यूनिट हो गया। तो मुझे पता चला ना भाई, तीन की वैल्यू 60 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 80। इसका मतलब लाइब्रेरी ए में टोटल 60 बुक्स थी इनिशियल, ये लाइब्रेरी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइब्रेरी बी है ना, उसमें 80 हो गई, यानी टोटल मिला के मैंने कितनी ऐड की होंगी, इसमें 20 बुक्स मैंने ऐड की होंगी। ये इन्फॉर्मेशन तो डायरेक्ट दी, ठीक है। देखो ये वही वाला सेट है ना, जैसे दो बस है ना, 2 बस है, उसमें 3 टाइप के कोच दिए हुए हैं, है ना, तो अगले स्टेशन पे बस आती है, उसमें से पैसेंजर चढ़ते ही चढ़ते हैं, तो कोच ए में कितने चढ़े, बी में कितने चढ़े, या नए पैसेंजर कितने ऐड हुए, वही सेम सिनेरियो इसके अंदर दिया हुआ। अब आप आ जाओ नेक्स्ट, क्या बोल रहे हो, एग्जिस्टिंग फिक्शन बुक्स इन बी आर 12, ये आया बी, एग्जिस्ट फिक्शन ये दिया है, ये एग्जिस्टिंग की बात कर रहा है, इसे आप 12 लिखो, विच इज 2 मोर देन दैट ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स इन सेम लाइब्रेरी। 2 इसमें से भाई कम कर दो तो नॉन फिक्शन वाला पोर्शन हो जाएगा 10 मेरे पास। क्लियर होती है कहानी। अब ध्यान रखना, आफ्टर एडिशन, एडिशन करने के बाद, ये थी एग्जिस्टिंग, एडिशन किया उसके बाद का ये डाटा दिए, अकेडमिक बुक्स इन बी इज सेम एज दैट ऑफ द नॉन फिक्शन इन ए। ध्यान रखना इनिशियल था, कुछ ऐड किया, अब फाइनल की बात कर रहा है, इसने क्या लिखा, आफ्टर एडिशन अकेडमिक्स इन बी। अब ढूंढो पहले, बी ये रहा, अकेडमिक्स ये रहा, अकेडमिक्स इन बी ये मुझे नहीं पता, लेट इट बी एक्स, ये वाला पोर्शन मैंने माना एक्स। ये सेम है नॉन फिक्शन इन ए, नॉन फिक्शन इन ए वो भी ऐड करने के बाद है, तो ये दोनों पोर्शन कितने हो गए, एक्स हो गए। अब क्या आता है नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग नॉन फिक्शन एंड अकेडमिक बुक्स इन ए इज इन 5:8 रेस्पेक्टिवली। ये एग्जिस्टिंग का है, ए में रेशो दिया है भाई, फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड अकेडमिक्स का ध्यान देना। अब देखो ये 5 और 8 की रेशो में समझने के लिए अभी इसको क्या कर सकते हैं, 5A एंड 8B, है ना, इसका दिया है। अब थोड़ा सा ये भी सोचना कि ये जो दोनों बुक्स होनी चाहिए, इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 13, है ना, ये भी तो निकला कि नंबर ऑफ बुक्स जो होनी चाहिए दैट शुड बी इन इंटीग्रल वैल्यू, ठीक, क्योंकि तीनों का सम मिला के 60 दिया हुआ है। अगर मैं इस पोर्शन को 5 भी लिख रहा हूँ तो ये पोर्शन मेरे पास कितना हो जाएगा, 8 भी, ठीक। चलो जी, इस वाले पॉइंट को भी हमने कैंसिल आउट कर दिया। आफ्टर एडिशन की फिर बात हो रही है, टोटल फिक्शन बुक्स इन ए, टोटल नॉन फिक्शन बुक्स इन बी टुगेदर आर 50। दो चीजों का सम 50 दिया हुआ, समझना है ना। मैं क्या करता हूँ, टोटल एग्जिस्टिंग बुक्स इन ए, टोटल फिक्शन बुक्स इन ए आफ्टर एडिशन, फिक्शन का ये वाला वैल्यू लेट इट बी वाई, है ना, लेट इट बी वाई, ये वाली वैल्यू, और नॉन फिक्शन इन बी, नॉन फिक्शन बी, देखो ये वाली वैल्यू वाई है, और ये इन दोनों का सम 50 है। अगर मैंने ये y माना है तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना हो जाएगा, दिस इज 50 माइनस y निकल कर मेरे पास आ जाएगा। क्लियर हो गई कहानी। 12 फिक्शन बुक्स आर एडेड टू बी, भाई 12 फिक्शन बुक मैंने ऐड किए, तो भाई 12 ऐड किए, 12 यानी इसका तो भाई कहानी समाप्त, तो ये तो 24 बुक्स आ गई, ठीक। अभी मैंने इसको ना सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ मैं डाटा लिख रहा हूँ, है ना। अभी लास्ट जो पॉइंट आएगा ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। इतना तो मैं आई होप समझता हूँ क्लियर होगा। 12 फिक्शन बुक्स ऐड किए, इसमें जेड नॉन फिक्शन बुक्स इज एडेड टू ए, जेड नॉन फिक्शन ए में ये जेड ऐड किए, ठीक है, विच इज हाफ ऑफ द नॉन फिक्शन बुक्स एडेड टू बी। भाई ये आधा है तो नॉन फिक्शन में जाओ, है ना, बी में कितना ऐड किया आपने, इसका डबल यानी 2Z, ठीक है। अब आप आओ नेक्स्ट, क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग नॉन फिक्शन बुक्स इन बी आर लेस देन दैट ऑफ ए, नॉन फिक्शन बुक्स इन बी, है ना, ये 10 जो पोर्शन है ना, ये क्या होगा, 5B से कम होना चाहिए, ठीक है जी, ध्यान रखना 5 से कम होना चाहिए, ये जो 10 वाला है ये 10 कम होना चाहिए, किससे, 5B से। अगर आप थोड़ा सा पॉज करके प्लान अगर यहीं पे कर लो ना, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, नॉन फिक्शन और अकेडमिक्स वाला, ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा यहीं पे। तो ये तीनों बॉक्स आपके निकल कर आ जाएंगे, बट हम क्या कर रहे हैं अभी, ठीक है, लिख लेते हैं क्योंकि दो ही तो लाइनें बची हुई है मेरे पास, ठीक है जी। अब नेक्स्ट और रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द एडेड एकेडमिक बुक्स टू ए एंड बी इज इन 3:1, इसका भी आप रेशियो लिखो।
क्या दिया हुआ है, एडेड अकेडमिक बुक्स टू ए, अकेडमिक बुक्स टू ए वाला पोर्शन 3 है ना, और अकेडमिक बुक्स इन बी वाला पोर्शन 1। अकेडमिक बुक्स इन ए वाला पोर्शन इसे लिखो आप 3C, और इसमें मैंने ऐड किया कितना भाई आपके पास C। ठीक है, नाउ तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्या among the added books fiction books added to B are more than any, यानी फिक्शन बुक जो आपने ऐड किए लाइब्रेरी बी में वो 12 दिए हुए हैं। अब कोई भी किसी भी टाइप की बुक अगर आप ऐड कर रहे हो, यहाँ पे जेड की है, ये 3C की है, यहाँ पे भी ऐड करो, कुछ भी ऐड करोगे, यानी एडेड जो बुक्स होनी चाहिए वो 12 से मेरे पास क्या होनी चाहिए भाई, कम ही कम होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, तो आप देखो ये थोड़ा सा मैंने और आसान कर दिया। एक्चुअली में मुझे ये वाली लाइन देनी नहीं थी आपको, कौन सा एग्जिस्टिंग नॉन फिक्शन बुक्स इन बी आर 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 लेस देन दैट इन, ये वाली लाइन मुझे देनी नहीं थी, है ना। चलो अब दे दी है तो ठीक है, ये तो थोड़ा सा और आसान हो गया। ठीक है, अब आप समझो दो रेशियोज है मेरे पास, ये 10 दिया हुआ है, ये कितना है 5 भी है 8 भी है, समझना बात को। ये जो 10 है इट मस्ट बी लेस देन 5 भी, ये 5 भी शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5, है ना, ये 5 का तो मल्टीपल होगा। अब 5 का मल्टीपल 10 से बड़ा होना चाहिए, वो मल्टीपल आपको देखना है। और ये ध्यान रखना कि 5 भी ये है, 8 भी है, और यहाँ पर कुछ बुक्स आएंगी, इन तीनों का सम मेरे को मिला के कितना दिया हुआ भाई 60 दिया हुआ। तो 5 का मल्टीपल 10 से ज्यादा वाला आपको पोर्शन देखना है। देखो भाई 5 का मल्टीपल 10 से ज्यादा वाला पोर्शन आप देखो क्या हो जाएगा। 5 का मल्टीपल अगर यहाँ पे 15 रख दिया, 5 का 3, ये कितना हो जाएगा 24, 15 24 39, यानी ये वाली जो बुक्स हो जाएंगी यहाँ पे कितनी हो जाएंगी 21 हो जाएंगी। आई होप एक पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है, अगर 5 भी 15 रखा तो ये 15 होगा, ये 24 होगा, 60 में से मैंने इसको घटा दिया, फिक्शन आ गया। ठीक है, बट अगर आप आगे जाओ, है ना, सेकेंड पॉसिबिलिटी तो बन सकती है ना, ये 5 और 8 13 के तो मल्टीपल है ना भाई। अगर आप इसको 20 रख दोगे, समझना 5 चौक 20, 8 चौक कितना हो 32, ये वाला पोर्शन तो आ जाएगा 52। अगला जब आप मल्टीपल रखोगे 13 का, वो कितना आएगा 65, विच इज नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल क्या होगा, या तो ये 21 होगी, या फिर अगर आप इसे 52 कर देते हो तो ये पोर्शन कितना निकल कर आ जाएगा मेरे पास 8 निकल के ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, सो देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज, क्या कि भाई फिक्शन बुक को मैं यहाँ पर क्या क्या रख सकता हूँ, समझना इसको, थोड़ा सा ना एक्सप्लेनेशन में टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा इसको समझाने में। भाई या तो मैं बुक को 8 रख सकता हूँ, या मैं बुक यहाँ पर बुक्स को कितना रख सकता हूँ भाई 21 रख सकता हूँ, इससे ज्यादा तो मैं नहीं रख सकता ना। क्लियर होती है ना कहानी। अब आप समझ के देखो, भाई या तो 8 रखूंगा 21 रखूंगा। अगर मैंने यहाँ पर बुक्स 8 रख दी अकेडमिक्स वाली एग्जिस्टिंग फिक्शन, अगर मैंने यहाँ पर 8 रख दी, और मैक्सिमम से मैक्सिमम बुक्स में कितनी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ वो आप देखो, मैक्सिमम से मैक्सिमम बुक्स कितनी ऐड कर सकता हूँ मैं यहाँ पर भाई 11 ही तो ऐड कर सकता हूँ, इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी लाइब्रेरी में किसी भी टाइप की बुक 12 से ज्यादा आप ऐड नहीं कर सकते। अगर मैंने इस बुक्स को भाई 11 ऐड कर दिया, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने वैल्यू ले ली, 11 और 8 कितना होता है 19 होता है, 19 ये निकल कर आया, चलो आप इसको 20 भी मान लो, तो ये पोर्शन कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा 30। क्या ये पोर्शन यानी नॉन फिक्शन का 10 आपने ऐड किया और प्लस कुछ बुक आप ऐड कर रहे हो, ये पोर्शन 30 आ जाएगा मैक्स, है ना, मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम की वैल्यू 30 होगी। ये कैसे पॉसिबल है 30 भाई, यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम बुक्स आप 11 ही तो ऐड कर सकते हो, 10 प्लस 11 कितना हुआ, मैक्सिमम से मैक्सिमम 21 बुक आ सकती है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर आपने 8 रखा, 12 से कम ही बुक आप ऐड कर सकते हो, यानी 11 भी रखा ज्यादा से ज्यादा, तो हद से ये वैल्यू 20 ही जाएगी। अगर ये वैल्यू 20 आती है तो ये वाला पोर्शन कितना आ जाएगा 30। तो आप देखो 30, इस 30 का मतलब क्या है, आपने 10 तो एग्जिस्टिंग थी इसके पास, है ना, तो इसका मतलब कितनी बुक ऐड की होगी आपने 20, 20 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 12 से ज्यादा आप बुक ऐड नहीं कर सकते। क्लियर हुआ, देखो समझो पॉसिबिलिटी को मैंने क्यों उसको एलिमिनेट किया है, ये समझने में समझाने में समय लगता है। ठीक है, तो आई होप ये पोर्शन क्लियर हुआ होगा, क्या कि 13 के जो मल्टीपल्स थे, मैंने देखा पहली वैल्यू तो मेरे पास 15 आ रही है, दूसरी वैल्यू मेरे पास 24 आ रही है, या तो 39 आएगा मतलब ये 15 आएगा, या 20 आएगा, या तो वो 21 आएगा या 8 आएगा। 8 वाला मैंने आपको कर दिया क्या, एलिमिनेट होगा। क्या रीजन है भैया, ये 30 है ये 20 है, अगर ये 10 है तो इसमें से 30 घटाए, 20 बुक आप ऐड करोगे, 20 तो कैसे पॉसिबल है, 12 से कम ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर ये क्लियर हो चुका, क्या एक तो ये पंगा हटाओ, है ना, ये मेरे को सॉर्ट आउट हो गया कि यहाँ पर ना ये वैल्यू 21 ही निकल कर आएगी, ये 15 होना चाहिए, और ये मेरे पास कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब इसको हटाओ, आई थिंक मुझे अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये 21 है, ये 15 हो गया भैया, ये आपके पास कितना हो जाएगा 24। क्लियर है? अब आप ध्यान से देखिएगा, समझना है ना। अब आप समझना मेरे भाई, देखो सारा काम क्या है, इन दोनों का सम, इसका और इसका सम आपका कितना आ सकता है 50, है ना। इन दोनों का सम 50 है। अब आप समझो ये 21 बुक है, समझना ये 21 बुक है, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 11 बुक आप उसमें ऐड कर सकते हो ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम 11 बुक ऐड कर सकते हो, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू अगर आप लोगे इसकी, तो इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू 32 ही आएगी ना, आएगी ना 32 मैक्सिमम से मैक्सिमम। अगर ये वैल्यू 32 है मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो ये 50 माइनस वाई वैल्यू आएगी, वो कितनी आ जाएगी मेरे पास 18 हो जाएगी। इस 18 का मतलब क्या है, 10 बुक तो नॉन फिक्शनल यहाँ पे थी, यानी आप मिनिमम से मिनिमम यहाँ पे 8 बुक्स आप ऐड कर सकते हो, या तो आप 8 बुक ऐड कर सकते हो, या फिर अगला पोर्शन कितना आएगा, अब मेरे पास 9 आएगा, या नहीं 9 तो होगा नहीं, ये मेरे पास क्या है इवन नंबर दिया हुआ है। अगर 8 बुक आपने ऐड करी तो अगली पॉसिबिलिटी कितनी आएगी 10 है। समझना मेरी बात, तो मैंने क्या किया दोबारा समझो, देखो 21 है यहाँ पर, अगर मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम भाई 12 बुक से कम ऐड करनी है, अगर मैंने यहाँ पर 11 बुक ऐड कर दी तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ये बुक्स 32 हो सकती है। अगर ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 32 है तो इसमें से 50 घटा दिया, क्योंकि इन दोनों का सम 50 है, तो इसका मतलब मिनिमम से मिनिमम जो वैल्यू निकल कर आएगी वो इस वाले पोर्शन की 10 में आपने 2z ऐड किया है, तो मिनिमम से मिनिमम मेरे पास कितना निकल कर आएगा, ये वैल्यू 18 है। अब ये इवन नंबर है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, आप जो बुक ऐड कर रहे हो ना यहाँ पर, वो कितनी ऐड कर सकते हो, इसका मतलब आपने 8 बुक ऐड करी है यहाँ पे, ये वाली पोर्शन, या तो आप 8 बुक ऐड करोगे, अब इवन नंबर है, या तो आप 10 बुक ऐड करोगे, 12 तो आप ऐड नहीं कर सकते। इज इट क्लियर टू यू? तो अब दो पॉसिबिलिटी आई क्या, कि या तो आप यहाँ पर 8 ऐड कर सकते हो, या आप मेरे भाई 10 ऐड कर सकते हो। क्लियर हुई कहानी? तो आप या तो इस वाले पोर्शन से कर लो भैया, 21 प्लस 11 ऐड करवा लो, या 21 प्लस 9 ऐड करवा लो, इन दोनों में से कोई ना कोई एक पॉसिबिलिटी मेरे पास निकल कर आएगी। क्लियर है कहानी? तो मैं क्या करता हूं, अब इस वाले पोर्शन को फिक्स करता हूं, ये 21 वाले पोर्शन पे, और ये 10 में कितना 2z ऐड कर रहा हूं उस वाले पोर्शन पे मैं काम कर रहा हूं। ठीक है, इसको हटाओ, है ना। देखो मैं बार बार ये चीजें इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि ये सेट है ना, आप यहीं पे सॉल्व करोगे तो आपको पता रहेगा क्या क्या वैल्यूज है, बार बार अगर मैं पेज पलटूंगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे को भी थोड़ा सा कनेक्ट करने में आपको भी दिक्कत आएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ समझना बात को, ये 10 प्लस 2z, यानी यहां पर जो बुक्स है ना, या तो 10 प्लस 8 कर लेते हैं 18, या फिर 10 प्लस 10 कर लेते हैं, वो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी आप लेके चलो, है ना। तो मैं पहला वाला केस ले रहा हूँ, 8 मैं बुक ऐड करता हूँ, अगर 8 बुक ऐड करी तो जेड की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी भाई, 4 निकल कर। इज इट क्लियर टू यू? है ना, तो अब आप कर लो बिना सोचे समझे, है ना, या तो एलिमिनेट होगी, कुछ ना कुछ कंडीशन हमारी निकल जाएगी। भाई जेड हटाया मैंने, है ना, समझना, अगर मैं यहाँ पर जेड हटाता हूँ तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, यानी जेड की वैल्यू तो मेरे पास 4 हो गई, अगर ये 4 हो गई तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो 19 हो जाएगी। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू 19 हो गई तो यहाँ पर भी ये जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, मेरे पास 19 हो जाएगी। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ यार, इसको ना थोड़ा सा मैं और क्लीन कर देता हूँ मेरे भाई, है ना, जो कंफ्यूजन हो जाएगी सेट को लेकर। मैंने क्या किया था, ये 2z है ना, सबसे पहले आप ही ना ये वाला पोर्शन आप करो, इसको हटाओ, या तो 8 फुट करो या 10 फुट करो, इसको हटा ही दो, है ना, मैं ध्यान रखेंगे हम वाई वाई पोर्शन। ठीक, अगर मैं यहाँ पर 8 बुक ऐड कर देता हूँ तो ये वाली बुक्स कितनी हो जाएंगी मेरे पास 18, यानी टोटल बुक यहाँ पर कितनी हो जाएंगी 32। अगर यहाँ 32 ऐड कर रहे हो यानी टोटल 32 आई, 18 और 32, तो यहाँ कितनी ऐड करी होंगी आपने, 11 ऐड करी। ये 2z था, इसका मतलब आपने 4 यहाँ पर ये ऐड की, तो 11 प्लस 4 कितना होता है भाई 15, 15 प्लस 3 का मल्टीपल ये होना चाहिए, इनका सम कितना आ रहा है 20 निकल कर आ रहा है। क्या पॉसिबल है, 3c इक्वल टू 5, c की वैल्यू 5/3 पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब 8 वर्क नहीं करेगा, वर्क क्या करेगा इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ 10 वर्क करेगा। क्लियर हो गई कहानी, है ना। तो ये था, है तो बहुत छोटा सा पॉइंट यार, मैं तो कर ही लूंगा भाई, मुझे तो मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 मिनट नहीं लगने इस पूरे पूरे 5 क्वेश्चन को करने में। बात यह है कि मैंने कौन सा पॉइंट उठाया और कैसे रखा है, वही तो इंपॉर्टेंट चीज है, उससे समझाने में आपको क्लिक होनी चाहिए चीजें, वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ, मैं 8 तो यहाँ पर नहीं रखूंगा, अगर मैंने 8 यहाँ पर नहीं रखा तो भैया एक ही इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 8 ही थी ना, 8 नहीं रखूंगा मैं यहाँ पर भैया, 10 रखने वाला। ठीक है, तो इसे आप पहले लिख लो, हम भूल जाएंगे। अगर मैंने इसको 10 रखा तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा, 10 और 10 20 बुक आपने ऐड करी। ठीक है,
और ये पोर्शन आप हटा दो, है ना, इसको आप रब कर दीजिए, ये 32 नहीं होगा, फिर ये पोर्शन कितना हो जाएगा 30, इसे भी आप हटा दो, है ना, इसका आधा करना पड़ेगा मुझे, तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा 30, अगर ये 20 है तो इसको रखूंगा 30 क्योंकि 50 में से सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है, 21 ये 9 आपने यहाँ पर ऐड की होगी, ये 10 है इसका आधा दिया हुआ था 5 आपने यहाँ पर ऐड किया, इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, अब देखो 9 और 5 कितना हुआ 14, ये कितना है 20, तो यानी सी की वैल्यू यानी 3c कितना आ जाएगा 6, सी की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी 2 के इक्वल, इज इट क्लियर टू यू? ये सी वाला पोर्शन भी हटाओ, सी की वैल्यू यहाँ से कनेक्ट हो रही है, आपने 6 बुक यहाँ पर ऐड की है लाइब्रेरी, इसका काम तो मेरे पास हो गया, तो इसमें टोटल बुक 20 थी ना, ये वाला पोर्शन ये भी x था, ये भी यहाँ पर क्या था दोनों का सेम था, तो ये पोर्शन भी कितना हो जाएगा 20, और c की वैल्यू कितनी है 2, तो यानी 2 बुक आपने यहाँ पर ऐड की, ठीक है, अगर आप 2 बुक ऐड कर रहे हो टोटल 20 आ रही है ऐड करने के बाद, तो कितनी एग्जिस्टिंग रही होगी आपके पास 18 रही होगी, क्लियर है, बस अब नंबर्स आपको लिखने हैं, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो गया 18 12 30 और 10 कितना हो भाई 40, टोटल बुक कितनी ऐड की थी 12 12 24, टोटल बुक कितनी होगी 64, ब्यूटीफुल सेट, ठीक है, तो आई होप, है ना, इतना छोटी छोटी चीज को लिख लिख के बताना, है ना, मैंने क्यों एलिमिनेट किया अब आपको समझ में आया होगा, आई थिंक अब आपको क्लिक कर गया होगा कि हाँ भाई मैं इतना क्यों समझा रहा था इस वाले सेट के, ठीक है, चलो आई होप अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अब क्वेश्चन में इसमें कुछ नहीं है भाई, उसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन है, टेबल उठाओ नंबर देखो और उसमें कुछ भी, अब आप देखो डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक बुक्स इन ए में कितनी एकेडमिक बुक्स आपने ऐड करी हैं और नॉन फिक्शन बुक्स एडेड टू बी, पहले आप ए का देखो, थोड़ा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, एकेडमिक बुक्स एडेड टू ए में एकेडमिक सीरा कितना ऐड किया है 6 ऐड किया है, और इसमें कितना था नॉन फिक्शन एडेड टू बी, नॉन फिक्शन ये रहा बी में कितना ऐड किया 10, ये 10 और 6 का गैप मांग रहा है, तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है, आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल वैल्यू फॉर द फिक्शन बुक्स एडेड टू लाइब्रेरी ए, फिक्शन बुक्स एडेड टू लाइब्रेरी ए, भाई ये आपके पास फिक्शन है कितना ऐड किया है 9 ऐड किया है, मल्टीपल चॉइस मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन नहीं है, करेक्ट एक ही हो क्योंकि फिक्स वैल्यू आ रही है ना, तो ओनली सेकंड इज द करेक्ट चॉइस, खत्म कहानी, total books in library B, how much percent more than that, less और more than that of B में टोटल निकालो और A में टोटल निकालो, टोटल मतलब क्या है ऐड करने के बाद की बात कर रहे हो, है ना, तो B एंड A का टोटल देख लो, टोटल था 40 थी इनिशियल यानी एग्जिस्टिंग, 24 ऐड किए 64, तो ये है 80 तो इसका डायरेक्टली दिया हुआ था, ठीक है, तो 64 एंड 80 का आप रेशियो देख लो, दिस इज 64 एंड दिस इज 80, ठीक है, तो 16 का 4 टाइम्स 16 का 5 टाइम्स 4 5 से कितना परसेंट कम है भाई 20% कम है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस, ठीक, फाइंड एग्जिस्टिंग बुक्स इन लाइब्रेरी क्यू, जो अभी अभी आपने देखा 40 थी उसमें 24 आप ऐड करो, लेट मी चेक अगेन, एक बार और चेक कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है, 40 आ जाएगा ये आपके पास, ठीक है, चलो तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ, है ना, ये चारों के चारों सेट या 4-5 सेट जितने भी हम लोगों ने आज क्वेश्चन किए हैं, है ना, वो आपको क्लियर होंगे, फिर भी अगर देखो कोई भी डाउट अगर आता है लास्ट वाले सेट में, है ना, वैसे तो मुझे पक्का पता है आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, और एक्सप्लेन करने का मतलब भी आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने का मतलब भी आपको पता चल गया होगा, व्हाई शुड आई एक्सप्लेन मोर, है ना, क्योंकि कंफ्यूजन रहती है यार सेट में, है ना, इसलिए आपको क्लियर हो गई, फिर भी देखो अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है ना, और प्लीज मेरे भाई वीडियो सोल्यूशन मत देखा करो, है ना, खुद से जब तक क्वेश्चन को नहीं करो, खुद से जब तक भटकोगे नहीं ना, एक रास्ते जाओगे वहां से आउटपुट नहीं मिलेगा, फिर दूसरा रास्ता पकड़ोगे, फिर तीसरा पकड़ोगे, टाइम तो लगता है लेकिन जब आप सीखोगे, भाई इंसान ऐसे ही सीखता है मेरे भाई, ठीक है, तो ये जो आपकी समस्या होती है ना, आप अब यकीन मानो हर दूसरे तीसरे दिन मेरे को एक पिन मैसेज आता है कि सर प्रॉब्लम आ रही है, क्वांट के क्वेश्चन ना 10 में से मैं 4-5 सॉल्व कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, उसके बाद सोल्यूशन देखने पड़ जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत समस्या धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएंगे, 4 से 6 भी होंगे, फिर 7 भी होंगे, 8 भी होंगे, है ना, अब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है वो तो यार विद इन टाइम लिमिट किसी से भी नहीं होते हैं, है ना, तो इस चीज को थोड़ा सा आप ना उसको थोड़ा सा सीरियसली लो कि सोल्यूशन नहीं देखने हैं, खुद से करोगे तभी जाके आपको बेनिफिशियल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, चलो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो, ठीक है, शेयर कर देना अगर आपको लगे कि हाँ भाई फ्रूटफुल सेशन है, जो भी आपकी स्टडी सर्कल में आपके पास स्टूडेंट है या जो भी आपके फ्रेंड है जो सीरियसली अगर मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज आप उनको इन चैनल के बारे में प्लीज आप बताइए, है ना, चलो मेरे भाई थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो, कोई भी अगर समस्या आती है तो आप ग्रुप में पोस्ट करके पूछ सकते हो, या आप डायरेक्ट मेल कर सकते हो, या फिर आप वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।